Subscribe now and press the bell icon. गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डेमो। बेसिकली ये डेमो आप लोगों को क्यों दिया जा रहा है यहाँ पर? ये डेमो बेसिकली आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको ये बताया जा सके कि डीआईपी इंस्टीट्यूट आप लोगों को जो कोर्सेज वगैरह हम लोग रन करते हैं आप लोगों को किस लेवल तक आप लोगों को लेके जाएंगे और क्या क्या चीजें आपको इसके अंदर पता चलेंगी। मैं आप सब लोगों को म्यूट कर रही हूँ। आप लोग की कोई भी डाउट होगी तो आस्क यू इन बिटवीन, ताकि आप लोग मुझसे पूछ सकते हो उस टाइम के बीच में। तब तक के लिए सो दैट आई शुडंट बी हियरिंग अप सम नॉइसेस बैक के अंदर, इसीलिए आई एम जस्ट म्यूटिंग यू ऑल। कुछ पूछना हो तो आप लोग अपने क्वेश्चन क्वेरीज बीच में पूछ सकते हो रहा है। सो चेक कीजिए। हाँ बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि डीआईपी इंस्टीट्यूट कौन से कोर्सेज को लेके जाएगा। कुछ लोग काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस भी होंगे जो इक्विटी मार्केट में काम करते हैं, कुछ है यहाँ पर जो ऑप्शंस के अंदर जो काम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या चीजें अपनी कवरिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके जाएंगे क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हैं यहाँ पर। ये जो भी एनोटेट कर रहा है प्लीज स्क्रीन को आप बंद कर दीजिए सर प्लीज। आप मिस्टर CPH613 सर आप प्लीज एनोटेट मत करिए सर स्क्रीन को। राइट, तो सबसे पहले हम लोग भी बेसिक से चलेंगे कि इक्विटी मार्केट क्या होती है। मार्केट के अंदर व्हाट आर दिस इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट क्या है हमारे पास? इक्विटी मार्केट्स हैं कि हम शेयर को खरीदना है, हम लोगों को बेचना है। तो कहाँ पे हम खरीदते बेचते हैं मार्केट को? वी हैव गॉट एक्सचेंजेस इन द मार्केट, NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर हम कहीं ना कहीं अपने शेयर को खरीदते बेचते हैं। अब एक्सचेंज के पास नहीं जाना आपको खरीदने बेचने के लिए। एक्सचेंज में नीचे हमारे पास एक स्टॉक ब्रोकर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स है हमारे पास। एंजल ब्रोकिंग है, आजकल बैंकिंग में भी कहीं ना कहीं यही काम स्टार्ट कर दिया। HDFC बैंक, कोटक बैंक, ये भी सब ट्रेडिंग करवाते हैं मार्केट के अंदर। तो आप लोगों को ट्रेडिंग करना है, सबसे पहली चीज है कि आपको अपना स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना है। किन एक्सचेंजेस के ऊपर? NSE एंड BSE के ऊपर आप लोगों को अपना अकाउंट ओपन करना है। अब कोटक बैंक इन सब चीजों के अंदर अकाउंट, दो तरीके के अकाउंट ओपन होते हैं यहाँ पे। 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट बेसिक चीज कौन कौन से? एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट में क्या होता है? जब हमारे शेयर्स की डिलीवरी जाती है। अब आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हो, आपके हाथ में नहीं आता वो स्टॉक। मैंने रिलायंस का कोई स्टॉक खरीद लिया, नहीं। वो पहले क्या होता था, हर्षद मेहता टाइम पे या बहुत पुराने जब NSE नहीं आया था मार्केट में। BSE सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, ये न्यू एक्सचेंज है 1992 का। इसने क्या किया, मार्केट में नई नई चीजें लेकर आया। BSE पता किस तरीके से काम करता था? आप कोई स्टॉक खरीदते थे, आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था और वो कहीं ना कहीं मिसप्लेस होने का भी डर होता था और वो एक एक महीने बाद आपके नाम पे जाके इशू होते थे। अब क्या है, NSE जब से आया मार्केट में, ये न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर आया है और इसमें ये डीमैट का कहीं ना कहीं एक नई चीज लेकर आया मार्केट में। NSE गॉट इनटू द अकाउंट डीमैटेरियलाइजेशन। जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं अब उनको उन्होंने सीधा डीमैट अकाउंट में डाल दिया। अब अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदो तो यू डोंट गेट अ शेयर सर्टिफिकेट। अब क्या सीधा आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आपके पास शेयर जाता है। अब आप कोई खरीदते हो तो पुराना कोई सर्टिफिकेट आपके पास पड़ा तो आप उसको भी डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवा सकते हो थ्रू द हेल्प ऑफ योर ब्रोकर। तो डीमैट अकाउंट क्या, जहाँ पे शेयर खरीदने के बाद जाते हैं। और शेयर खरीदते कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में खरीदते हैं। किस तरीके से खरीदते हैं ये आपको बताया जाएगा। सॉफ्टवेयर आप लोगों को जिनके अकाउंट ओपन नहीं है उनको कहा जाएगा कि अकाउंट ओपन करवाओ, क्योंकि आपको कहना चाहिए ट्रेडिंग सीखनी है। ट्रेडिंग सीखने के लिए यू नीड टू हैव दिस ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली। तो सबसे पहले काम क्या है यहाँ पर? डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाओ। और यही 2 एक्सचेंजेस है हमारे इंडिया के जिसमें यहाँ पर काम होता है स्टॉक मार्केट में। शेयर के प्राइस की ट्रेडिंग क्या होती है? क्या होता है? कौन सा शेयर खरीदूं मैं मार्केट में? कोटक बैंक, कितनी कंपनी है यहाँ पर? NSE के ऊपर पता है कितनी कंपनीज है जिनके अंदर आप शेयर खरीदते बेचते हो? कहीं ना कहीं 3000 कंपनीज हैं। BSE के अंदर कितनी है? 5000 से भी ज्यादा कहीं ना कहीं कंपनीज है BSE के अंदर। सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, ये न्यू एक्सचेंज है, तब भी 3000 कंपनीज है। अब इसमें ज्यादा कैसी पुरानी के? क्योंकि ये ओल्डेस्ट है, ये न्यू एक्सचेंज है मार्केट के अंदर। अब ये स्टॉक ब्रोकर क्या करता है? अब NSE क्या करता है? मेरे पास मत हो ट्रेडिंग करने के लिए, मेरे एक्सचेंज के ऊपर जो कंपनी लिस्टेड है अगर आप उनको खरीदना चाहते हो बेचना चाहते हो तो इन ब्रोकर्स के पास अकाउंट ओपन करवाओ। इतने तरीकों के अकाउंट ओपन होते हैं, वो आप करवाओ और मेरे ऊपर ट्रेडिंग करो मार्केट में। ये अपने पास भीड़ नहीं इकट्ठी करना चाहते। अब ये जो ब्रोकर है ये लाखों रुपए देता है NSE को एंड BSE को इनकी मेंबरशिप लेने के लिए, इनका टिकट साइज लेने के लिए, इनका मेंबर बनने के लिए।
ये सारे ब्रोकर्स को काफी ज्यादा अमाउंट देना पड़ता है एनएससी बीएससी को। अब एनएससी तो फिर भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बीएससी फिर भी कहीं ना कहीं ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपसे जैसे काफी लाखों रुपए मांगते हैं ब्रोकर से। एक दिन में आप रातों रात ब्रोकर नहीं बनते। अब इनको अथॉरिटी कौन देता है ब्रोकर को? एनएससी बीएससी नहीं, ये कहते हैं पहले सर्टिफिकेट लेकर आओ। ब्रोकर को कहता है किसका सर्टिफिकेट लेकर आओ? सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट लेकर आओ। अगर तुम्हें मेरे पास अपना, अगर एक्सचेंज, अगर तुम्हें अपना अपने आप को मेंबरशिप चाहिए अगर मेरी, तो इनसे जाके पहले सर्टिफिकेट लेके आओ। तो पूरी अच्छी खासी मार्केट के अंदर एक जांच पड़ताल होती है ब्रोकर्स की कहना कहीं, और तब जाके सेबी इनको अप्रूवल देती है। सेबी का सर्टिफिकेट ये यहाँ पे लेके जाते हैं, फिर ये फीस मांगते हैं कि आपको मेरे ऊपर अगर एक कंपनी का अगर मेरा मेंबर बनना है तो मुझे इतना दो, बीएससी का मेंबर बनना है तो इतना पैसा दो। ब्रोकर्स को भी पैसा देना पड़ता है। और आप लोगों को क्या करना है, हम जैसे रिटेल क्लाइंट होते हैं, हम लोगों के लिए रिटेल क्लाइंट जैसे आप हो, मैं हूँ यहाँ पर, हमें सेबी एनएससी इनके पास नहीं जाना, सीधा स्टॉक ब्रोकर के पास जाना है, जिनके पास इनकी मेंबरशिप और अपने अकाउंट ओपन करवाना है। कुछ मिनिमम चार्जेस रखते हैं जिसके ऊपर की हम यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हैं। अब ये जो कंपनी है यहाँ पर एनएससी में, पता है कितनी 3000 कंपनीज हैं। ये क्या लेती है इनसे मेंबरशिप लेकर? एक ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं लोगों को। ये ब्रोकर्स के पास क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर जिनके ऊपर कंपनीज बहुत सारी आती है यहाँ पर एनएससी के अंदर, जितनी भी कंपनी है सारी कंपनी आई हैं। अब हमें क्या करना है, जी एचडीएफसी बैंक के मेरे लिए शेयर खरीद लो, जी आईसीआईसीआई बैंक के मेरे लिए शेयर खरीद लो। तो ये शेयर वही ब्रोकर खरीदेगा जिसके पास एनएससी की मेंबरशिप हो। और ये शेयर की ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ये एचडीएफसी बैंक, पता है आपको क्या है? बैंक है बहुत बड़ा, आईसीआईसीआई बैंक है एक बैंक। अब आजकल एक बर्गर किंग भी आ गया है मार्केट के अंदर, इसकी भी शेयर ट्रेडिंग होती है, यानी इसका भी शेयर का प्राइस होता है मार्केट के अंदर। तो ये जो शेयर मार्केट में कंपनी है, ये एनएससी के अंदर कहाँ से आती है? क्या रातों रात इनको एंट्री मिल जाती है क्या शेयर मार्केट के अंदर? नहीं, रातों रात कोई भी ऐसे कंपनी नहीं आ सकती एनएससी में जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं एक चीज होती है जिसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। काफी लोगों को पता होगा जो बिल्कुल ट्रेडिंग करते हैं मार्केट के अंदर। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? कोई भी नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में अगर एंट्री चाहिए तो वो आईपीओ के थ्रू लेके जाएगी इसके अंदर। और ये किससे अप्रूवल लेती है? आईपीओ लेकर आना चाहता है, जैसे बर्गर किंग आपको हो गए दिसंबर में आया था, ये बर्गर किंग है, ये अपना आईपीओ लेकर आना चाहती है, यानी कि शेयर मार्केट में आना चाहती है, एनएससी पे लिस्ट होना चाहती है, ताकि हम जैसे लोग इसके शेयर को खरीदे, इसको बेचें। लेकिन कोई भी कंपनी शेयर मार्केट के अंदर क्यों आना चाहती है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो भैया लोन ले जाके मार्केट में बैंक, या तो वो लोन लेगी या अपनी इक्विटी को ऑफर करेगी आपको। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो एक लोन लेगी या इक्विटी ऑफर। लोन क्या? बैंक से लोन ले ले। इक्विटी क्या है कि शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करवा लो और लोगों का पैसा उठा लो, और लोगों के उठाए हुए पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करो। और वही हम कहते हैं कि कंपनी अगर अच्छी परफॉर्मेंस अगर कहीं ना कहीं करती है तो कहीं ना कहीं जी क्या होगा, जी कंपनी का शेयर मार्केट के अंदर बढ़ता है। यही पता है, रिलायंस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, सबको पता होगा, रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी है, उसका भी शेयर मार्केट में शेयर चलता है। 800-900 रुपए का रेट होता था जब मार्केट अभी लास्ट ईयर जब गिरी। फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट करी, अबू धाबी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ की, उनकी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करी, उस कंपनी का रेट वहीं से लेकर 2300 रुपीज हो गया। क्यों? हो गया? कोई कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट आई है कहीं। तो ये क्या है, कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में अपना कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना चाहती है, पैसा उठाना चाहती है, अपने आप को एक्सपेंशन करना चाहती है, पैसे की रिक्वायरमेंट। तो हम जैसे लोगों को लिए केले कर रहे हैं, वो आईपीओ लेकर आती है मार्केट में। तो आईपीओ पता है कैसे लेके आती है? एक प्रोस्पेक्टस बनाती है, कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। वो कौन बनाता है? एक मर्चेंट बैंकर को हायर करती है, सेबी से अप्रूवल दिलवाती है उसको, मर्चेंट बैंकर सेबी से अप्रूवल दिलवाता है, मिल जाए तो उसके बाद वो एनएससी के पास जाती है, बीएससी के पास। और ये एनएससी बीएससी इन कंपनियों से भी पैसा लेता है, ब्रोकर से तो लेता ही लेता है, इन कंपनियों से भी लेता है। जैसे बर्गर किंग, रिलायंस इंडस्ट्री शेयर मार्केट में कैसे आई? रिलायंस इंडस्ट्री भी शेयर मार्केट में आईपीओ के थ्रू आई। ये नहीं है कि बहुत बड़ा आदमी है कि ऐसे उसको एंट्री मिली मार्केट में, नहीं। इसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। ये कौन सी होती है? हमारी प्राइमरी मार्केट होती है। एक होती है हमारी कहीं ना कहीं सेकेंडरी मार्केट होती है। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं बेसिक चीजों से स्टार्ट होगा ये सब तक एक क्लासरूम सेशन तुम्हारा स्टार्ट होगा। ये सिर्फ एक डेमो है, लिमिटेड चीजें बताई जाएंगी यहाँ। तो कोई भी कंपनी कैसे एंट्री लेती है? आईपीओ के थ्रू। अब लोगों के दिमाग में चीज है कि आईपीओ क्या होता है? जी आईपीओ तो लॉटरी सिस्टम है। क्यों भाई लॉटरी सिस्टम क्या होता है? कंपनी सस्ते रेट पे लेकर आती है आईपीओ के अंदर। अब बर्गर किंग आया 60 रुपए के ऊपर, 60 रुपए पे इसने अपना एक शेयर ऑफर करा। एक शेयर का रेट कितना है इसका? 60 रुपए मार्केट के अंदर। ये क्या है? क्वांटिटी इसकी, एक शेयर। अब मैंने यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करा, हम जैसे 17-18 लोग हैं यहाँ पर, हम सब ने इसकी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई किया 60 रुपीज के लिए।
हमने सबने अप्लाई किया, लेकिन मिला कितना, सिर्फ 5 लोगों को मिला। लॉटरी सिस्टम है, किसी को भी मिल सकता है, किसी को भी ये नहीं है। 3 दिन के लिए आईपीओ खुलता है, 3 दिन में से आप पहले दिन लगाओ, आखिरी दिन लगाओ, बीच में लगाओ, आपकी मर्जी है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहले लगाएगा उसको पहले शेयर मिल जाते हैं, नहीं। आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो और आपको कहीं ना कहीं शेयर मिले ना मिले, आपकी लॉटरी है। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में ना एक सेटिंग है, आईपीओ में एक सस्ते रेट पे खुलता है, और जिस दिन शेयर मार्केट में वो कंपनी ओपन होती है 15-14 दिनों के अंदर के बाद, तो कहीं ना कहीं रेट 115 रुपए पे खुलता है। लेकिन इसके पीछे भी काफी सारे रीजंस है पढ़ने के लिए कि कंपनी एक महंगे रेट पे कंपनी क्यों खुलती है, कंपनी सस्ते रेट पे क्यों खुलती है। कभी बार ऐसे भी होता है, अभी पीछे भी हुआ कि कंपनी ने 60 रुपए पे दिया और कहीं ना कहीं यहाँ पे 40 रुपीज पे ओपन हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान भी होता है। तो इन्हीं सब चीजों को कहीं ना कहीं देखना पड़ता है, इसके लिए स्टडी करना पड़ता है। कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज देखते हैं। एक होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक होता है कि आपकी स्टॉक मार्केट किस लेवल से चल रही है। बहुत अच्छा अगर बूम आया हुआ मार्केट के अंदर, तो हर स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर ही होता है। लेकिन उनके साथ साथ इन सब चीजों को भी देखना पड़ता है कि क्या हम इस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाएं या ना लगाएं। कुछ लोग होते हैं कि मेरे दोस्त ने लगाई थी, मैं भी लगा देता हूँ, नहीं। इस कोर्स को सीखने का यही फायदा है कि खुद सीखो और खुद अपने दिमाग से लगाओ, ताकि किसी को आप ब्लेम ना कर सको कि यस यू हैव आस्क्ड मी टू पुट द मनी इन पर्टिकुलर कंपनी, सो आई हैव पुट अप एंड नाउ आई एम इनटू लॉसेस बिकॉज ऑफ यू। तो ये सब चीजें ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अपने दिमाग से खेलो, अपना पैसा और अपने उसी के ऊपर लगाना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये क्या है, आईपीओ के थ्रू कंपनियां शेयर मार्केट में 3000 कैसे हुई? आईपीओ के थ्रू। कुछ कंपनी पता है खाली बीएससी में आती है, एनएससी में आती नहीं, क्योंकि एनएससी की जो फीस है ना वो ज्यादा है। वो कितनी हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे कितनी होती है। बीएससी की फीस कहीं ना कहीं लेस है, क्योंकि तो सबसे पुराना एक्सचेंज है जी मार्केट के अंदर। ये नया है, नई नई चीजें लेके आता है, तो इससे इसकी फीस महंगी है मार्केट में। शेयर मार्केट का मतलब क्या है? शेयर के प्राइस पे खेलना, कम रेट पे खरीदना, ज्यादा पे बेचना, ज्यादा पे बेचना, कम पे खरीदना, जी कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाना है जी मार्केट में। तो ये काम होता है इक्विटी मार्केट में। इक्विटी मार्केट में क्या होता है, इतनी सारी कंपनी है, जैसे मैंने यहाँ पे इन कंपनीज के नाम लिखे थे। इसके अंदर क्या होता है, आप एचडीएफसी बैंक का 1 शेयर खरीद लो मार्केट में, आप एचडीएफसी बैंक के 10 शेयर खरीद लो मार्केट में, 40 शेयर खरीद लो मार्केट में, पेमेंट कितनी करनी होगी आपको? इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। जैसे आप मार्केट में भी कोई चीज खरीदते हो, क्या रेट है जी इसका? आईफोन का रेट कितना है जी? 1 लाख रुपए का आईफोन है, 10 आईफोन है तो कितने हो गए? 1 लाख को मल्टीप्लाई पर 10 कर दो, इतनी आपको पेमेंट करनी है अगर आपको शेयर चाहिए। वही कंपनी जैसे मार्केट में शेयर खरीद, जैसे मार्केट में कोई चीज खरीदते हैं वैसे शेयर भी खरीदते हैं। 40 शेयर खरीदने हैं मेरे को, और जी प्राइस है जी इसका कहना कहीं 1400 का। 1400 मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो इसको, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया जी, मेरे को 56,000 रुपीज देने अपने ब्रोकर को अगर मैं शेयर को खरीदना चाहती हूँ। क्वांटिटी देख रहे हो 40, आपकी मन मर्जी क्वांटिटी है ये। और ऐसे ही शेयर को आप लाइफ टाइम लेके जा सकते हो, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर चले गए खरीदने के बाद। इन दोनों को ना लिंक कर देते हैं जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हो। शेयर खरीदोगे यहाँ पर, चले जाएंगे यहाँ पर, पड़े रहेंगे आपके पोर्टफोलियो की तरह, इन्वेस्टमेंट की तरह। यहाँ पर क्या है, जितनी मर्जी क्वांटिटी खरीदो भैया, तुम्हारी मर्जी है। लाइफ टाइम के लिए खरीद रहे हो, आज बेचोगे, कल बेचोगे, 10 साल बाद बेचोगे, तुम्हारी मर्जी है। तो लाइफ टाइम के लिए काम करो, इंट्राडे के लिए काम करो, शॉर्ट टर्म काम करो, तुम्हारी मर्जी होती है इक्विटी मार्केट के अंदर। अब ये एनएससी ना मार्केट के अंदर एक नई मार्केट लेकर आया। पीएससी तो वही घिसा पिटा शेयर खरीदो बेचो, यही काम होता है। एनएससी नई मार्केट लेकर आया, उसे कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। ये कौन लेकर आया? एनएससी। इसका नाम है एनएससी-एफओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। ये एक और तरीका मार्केट में काम करने की। अब इसमें कितनी कंपनी है, फ्यूचर का या ऑप्शन का? इसके अंदर 156 कंपनीज आती हैं। कितनी है? 156 कंपनी, और बाकी 3 इंडेक्सेस भी आते हैं जिसके अंदर काम होता है। अब ये क्या होती है यहाँ पर, ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कहाँ से आए? ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन यहाँ से आए। अगर हम मिल्क देखें, 1 लीटर कितने का आता है? 58 रुपीज के आसपास आता है। लेकिन मिल्क से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं? पनीर बना सकते हैं, हम चीज बना सकते हैं, हम कर्ड बना सकते हैं। ये सब चीजें हम कहीं ना कहीं इन चीजों के अंदर बना सकते हैं, यहाँ पे मिल्क ये वो चीज। लेकिन आप कर्ड खरीदने जाओ 1 किलो की, तो कहीं ना कहीं 150 आता है। पनीर खरीदने जाओ तो जी 450 के आसपास पड़ेगा। चीज खरीदने जाओ 1 kg, वो भी कहीं ना कहीं 500 का पड़ेगा। तो ये क्या है, सब चीजें प्रोसेस होके बनी है। ये कर्ड, पनीर, चीज, ये प्रोसेस होके बनी है। तो शेयर मार्केट में भी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है ना, ये इसे कहते हैं हम डेरिवेटिव, यानी कि कहीं से डिराइव होके आया है, प्रोसेस होके आया है। और इसे किसने प्रोसेस किया है?
एनएससी ने इसको प्रोसेस किया है और ये कहाँ से निकाल के लेकर आई है? 3000 कंपनियों में से निकल के आई हैं 156 कंपनीज जिनके आपके पास फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल है। 156 कंपनीज है जिनके आपके पास फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल है और इन्हीं के ऊपर हम कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करते हैं। तो मेरा मेन मकसद क्या है कि रिलायंस का रेट अगर आप कैश मार्केट में देखो तो 1900 का होगा, यही अगर आप उसका फ्यूचर के अंदर अगर रेट देखोगे तो वो आएगा 1908 का। 8 रुपीज का डिफरेंस आता है। ये रेट हमेशा फ्यूचर के अंदर उसी कंपनी का रेट महंगा आता है। सारी कंपनियां नहीं होती, सिर्फ 156 कंपनी छाट के निकाली एनएससी ने जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शन है आपके पास ट्रेडिंग करने का, मन करे तो यहाँ ट्रेड करो, लेकिन क्या फायदा मेरा यहाँ पे ट्रेड करने का? अब इसको कहीं ना कहीं देखते हैं। तो ये चीज याद रखना, जितनी भी 156 कंपनीज हैं उनके रेट के अंदर डिफरेंस आता है। कैश एंड फ्यूचर के रेट कभी भी सेम नहीं होते। अभी हम सिर्फ फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, ऑप्शंस के ऊपर भी आएंगे। ये क्या है? बस ट्रेड करने का तरीका है और कुछ नहीं है। एक कंपनी का रेट कैश में भागेगा तो फ्यूचर में भागेगा तो ऑप्शन में ही भागेगा। अब आपके पास सौदा मारने के लिए 3 जगह है एक कंपनी के लिए, मैं कैश में लूँ, मैं फ्यूचर में लूँ या मैं ऑप्शन में लूँ। अब फ्यूचर्स क्या होते हैं? ये होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मार्केट में। ये नहीं है कि अब ये तो मैंने आपको क्या क्या लाइफ टाइम के लिए होते हैं इक्विटी। आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा 10 साल बाद बेचा, आज खरीदा 1 साल बाद बेचा, आपकी मर्जी है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो भैया इनकी एक्सपायरी डेट भी होती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इनकी एक्सपायरी डेट भी होती है, कभी खत्म भी होंगे मार्केट में। ये नहीं जिंदगी भर के लिए चलते रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपायरी है और इनके अंदर जो क्वांटिटी होती है ना वो फिक्स होती है, उसे हम कहते हैं लॉट। यहाँ पे लॉट्स में काम होता है मार्केट में। ये लॉट्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे तो तुम्हारी मर्जी है, तुम 1 शेयर खरीदो, 2 खरीदो, 19 शेयर खरीदो, 19 खरीदो, 21 शेयर खरीदो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं होगा फ्यूचर में। यहाँ पर जो एनएससी ने क्वांटिटी आपकी फिक्स कर दी उतने ही है। जैसे रिलायंस है, उसका एक लॉट पता है कितने का है? 250 का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सब जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका एक लॉट पता है कितने का? 3000। मतलब मिनिमम शेयर तुम्हें 3000 पे खरीदने पड़ेंगे। मिनिमम 250 शेयर रिलायंस से खरीदने पड़ेंगे। 10 शेयर खरीदने हैं तो कैश में खरीदो, यहाँ नहीं ट्रेडिंग कर सकते। फिर यहाँ किस तरीके की ट्रेडिंग होती है वो सीखना। रिलायंस के अंदर तुम्हें पता है कि 250 का एक लॉट है, तो अगर आप 2 लॉट लेना चाहते हो तो कितना आ जाएगा? 250 इंटू 2 कर दो तो जी 2 लॉट आ जाएंगे। कितना आ गया जी? 500। तो हमको 3 लॉट में काम करना है तो 250 इंटू 3 कर दो जी, मार्केट के अंदर 3 लॉट हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी है। आप बाय भी करोगे तो 250, सेल भी करोगे तो 250, बाय करोगे 500 तो सेल आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। पहले 250 बेच देता हूँ एक लॉट, दूसरा लॉट दूसरी बार बेचती हूँ, ये भी आप कर सकते हो मार्केट में। यहाँ पर लेकिन क्वांटिटी फिक्स है और 156 कंपनियों के लॉट साइज सबके अलग अलग है। तो काम करने का फायदा क्या है? क्वांटिटी में क्यों काम करूं? अब आप यही कहोगे अगर कैश मार्केट के अंदर और फ्यूचर के अंदर क्या डिफरेंस है? मेजर यहाँ पर आते हैं। कैश मार्केट के अंदर क्या होता है? एक्सपायरीज क्या होती हैं? जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा है एक्सपायरी। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझो जी क्वांटिटी फिक्स है जी यहाँ पे, और ये एक्सपायरी डेट है हर महीने का आखिरी थर्सडे। अब अप्रैल के मंथ का आखिरी थर्सडे कब है? 29 अप्रैल। आप लोग अपने कैलेंडर में चेक कर सकते हो। 29 अप्रैल को ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ये रेट दोबारा नहीं आएगा मार्केट में। जैसे यहाँ पे रिलायंस का रेट तो लाइफ टाइम चलता रहेगा आपके लिए, लेकिन अप्रैल के महीने का कॉन्ट्रैक्ट का रेट दोबारा वापस नहीं आएगा। 29 अप्रैल को मार्केट के खत्म होने के बाद सुबह 9, 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट चलती है। 29 अप्रैल को 3:30 के बाद उसका रेट मार्केट में नहीं आएगा। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर बाय कर रखा है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको उसको सेल भी करना पड़ेगा मार्केट में, सेल भी करना पड़ेगा। और सेल नहीं किया तो एक्सचेंज सेल करेगा और पेनल्टी लगाता है उसको। अब इसी चीज के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? वो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बहुत इन डेप्थ डिटेल्स है, जिनको पता भी होगा कि 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। हम अभी एक ही कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। कैश मार्केट में अगर आप रिलायंस खरीदो 250 शेयर, कितने का रेट है? 1900 रुपए का। कितनी पेमेंट करोगे? प्राइस इंटू क्वांटिटी मैंने बताया था। 4,75,000 you need to pay to buy these particular 250 shares in cash market या इक्विटी मार्केट। बट व्हाट अबाउट फ्यूचर? फ्यूचर तो 1 महीने के लिए, तो पूरी पेमेंट थोड़ा ना करनी है। ये तो मेरी जिंदगी भर की है भैया, जब मुझे को बेचना तब बेचूंगा। लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती है कि आज के 17
29 अप्रैल 2 वीक्स का टाइम है आपके पास, 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको स्टॉक को बेचना है। 29 अप्रैल 3:30 तक आपको इसको सेल करना है फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट कितनी करनी है? 250 का लॉट है और रेट मैंने कहा था थोड़ा सा महंगा होता है यहाँ, तो कितना हो गया 250 इंटू 1908, तो यहाँ पर तो 4,77,000 देना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है, तो मेरे को पूरा पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। अब ये नहीं खाली 2 हफ्ते के पैसे देने हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके अंदर लगता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? जो भी आपकी वैल्यू बनी है ना, उसका आपको 20% मार्जिन देना है। हर शेयर का अलग अलग परसेंटेज होता है मार्जिन, लेकिन वो निकालते कैसे हैं? वो बेसिकली आपकी वैल्यू पे निकलता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके जो भी वैल्यू आई आपकी। अगर आप 2 लॉट खरीदते हो तो 500 हो जाएगा, 500 इंटू 1908, क्या वैल्यू बनी? 9,54,000 का 20% देना। ये क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड, कि आप 29 अप्रैल तक इसको रखना चाहते हो। अगर आप आज ही खरीद के आज ही बेचना चाहते हो तो मार्जिन कम लगता है, 11-12% लग जाता है इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे में काम करना है, सुबह खरीद के शाम को बेचना है तो जितना लगेगा। आज खरीद के कल परसों बेचना है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। आज खरीद के 4 महीने बाद 6 महीने बाद बेचना है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो डिलीवरी पर्पस हो जाती है चीजें, तो उसके लिए मार्जिन ज्यादा लगता है। कहने में कम टाइम के लिए होल्ड करना है, आज खरीद के एक्सपायरी तक रखना है तो 20% मार्जिन, आज ही खरीद के आज ही बेचना है तो 11% मार्जिन। और भी चीजें लगती हैं इसके अंदर जिसे हम कहते हैं M2M, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो कितना पैसा देना पड़ा अगर हम एक ही लॉट अगर खरीदते हैं यहाँ पर? कहीं ना कहीं 4,77,000 का 20% मार्जिन, सिर्फ 95,400 रुपीज देने। आपके दोस्त ने आपको कहा भाई रिलायंस ले 2,000 रुपये हो जाएगा 4 दिन के अंदर, तो यहाँ पे कितनी पेमेंट करोगे? 4,75,000। क्वांटिटी आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे आप क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकते कि 250, 1908 हो गया, 50 और ले लेता हूँ फ्यूचर में। नहीं, 250 मतलब 250 फिक्स। ये 250 से 200 249 भी नहीं होगा आपका ये। कितना मतलब इतना? तो यहाँ पे आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है? सिर्फ और सिर्फ 95,400, जस्ट फॉर लाइक 29 तक के लिए, सिर्फ और सिर्फ 29 तक के लिए। तो यहाँ खरीदोगे कल बेचना है तो आपको इतना देना पड़ेगा, यहाँ खरीद लो कल बेचना है तो इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये फ्यूचर के अंदर इसी तरीके से काम होता है, सिर्फ मार्जिन देना पड़ता है वैल्यू का। अब इसमें एक और चीज आती है जी, ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है? यहाँ पर फ्यूचर का ही दूसरा भाई है ऑप्शन। इसमें सबसे कम पैसे लगते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। अब वो कैसे लगता है मार्केट में, मैं आपको दिखाती हूँ। कैश मार्केट के अंदर शेयर था जी इसका, रिलायंस का कितना रेट है? 1900। तो ऑप्शंस में क्या होता है ना, रेट के भी रेट आते हैं। अब यहाँ पे होते हैं स्ट्राइक्स, ये स्ट्राइक्स होती हैं। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है रिलायंस का कैश मार्केट में? हमने देखा 1900 रुपये रेट चल रहा है। तो ये जो 1900 रुपये रेट चल रहा है, मैंने देखा कि इसके क्या क्या डिफरेंट रेट्स होती हैं ऑप्शन में। ये हो गया 1800 रुपये, 1850, 1900, 1950, ये हो गया 2000, 50 रुपीज के। हर शेयर का अलग अलग होता है, 21, 2150, 2200, 2250, अलग अलग रेट आते हैं रिलायंस के ऑप्शन में। एक ही कंपनी के अलग अलग रेट आते हैं मार्केट में। कॉल एंड पुट में काम होता है, जिनको डिटेल नॉलेज अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ एक बेसिक चीज यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्राइक प्राइसेस के भी प्राइसेस अवेलेबल होते हैं, उन प्राइसेस को हम कहते हैं प्रीमियम। बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, तो वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वी विल गो इनटू, विल बी हैविंग अ वेरी शॉर्ट डिस्कशन एंड वेरी सिंपल। कि मार्केट का रेट क्या चल रहा है? 1900, सबके अलग अलग रेट होते हैं। इसका रेट हो गया जी 250, इसका रेट हो गया जी 200, इसका रेट 250 कह रही हूँ 220 हो गया, इसका हो गया कहीं ना कहीं आपका 200 रुपीज, इसका हो गया 190, 180, 170, 160, 150, 140 और ये कहना कहीं 130। ये रेट सारे मार्केट के अंदर डिफरेंट। मैं ढूंढती हूँ ऑप्शंस के अंदर कि मेरे को अभी खरीदना है, तो अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है? 1900 रुपये। तो 1900 रुपये के हिसाब से मैं स्ट्राइक ढूंढती हूँ कौन सी सबसे नियर बाय आ रही है। कि ये वाली स्ट्राइक आ रही है, इसकी सबसे ज्यादा नियर बाय वाली 200 रुपीज की पेमेंट है खाली। प्राइस कितना है? 200 रुपये। मार्केट का रेट क्या है? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे को 200 रुपये की पेमेंट करनी है बस। और क्या होता है? 200 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। लॉट कितने का था भैया? 250 का। तो मुझे सिर्फ इतनी पेमेंट करनी है मार्केट, 50,000 रुपीज की पेमेंट करनी है मार्केट में पर। और मेरे को प्रॉफिट कैसे मिलेगा इसके अंदर? प्रॉफिट ऐसे मिलेगा, कल को जी रेट मार्केट के अंदर ये तो अच्छा जी 1900 रुपये का रेट था, तो अब ये रेट आ रहे हैं यहाँ पर अलग अलग।
अब मार्केट के अंदर अलग अलग दिन जो हुआ रेट बढ़ गया, मार्केट में रेट हो गया 2000, 100 रुपीज का इंक्रीज हो गया, 2000 रुपये का रेट हो गया अगले दिन। अगर मार्केट में रेट इंक्रीज हुआ तो इन ऑप्शंस के भी रेट इंक्रीज हो जाएंगे हर एक एक्सपायरी के। ये 250 से हो जाएगा कहीं ना कहीं 300, ये कितना हो जाएगा आपका 400 रुपये हो गया, ये हो गया आपका 380, ये 370 रुपये हो गया, 360 रुपये हो गया। ये भी प्रीमियम के रेट भी बढ़ते हैं। अगर मार्केट का रेट इंक्रीज करेगा तो इन प्रीमियम के रेट भी बढ़ जाते हैं। तो हमें ये प्रीमियम का ही तो खाना है। 200 रुपये पे मैंने बाय किया था और आज मैं उसको सेल कर रहा हूँ मार्केट के अंदर 370। भाई महंगे पे बेच रहे हो, कम पे खरीद रहे हो, कितने का प्रॉफिट हो गया? 170 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। और मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी, 170 into 250 का एक लॉट था जी, कितना मैंने पैसा कमा लिया मार्केट के अंदर? 42,500 रुपीज। 50,000 रुपये लगाकर भैया 42,500 रुपये मैंने कमा लिए। यहाँ पर अगर मैं कमाऊंगा 4,75,000 दे के प्रॉफिट कमाऊंगा, यहाँ पर 95,000 रुपीज दे के कमाऊंगा, यहाँ पे 50,000 रुपये देकर मैं 42,000 रुपीज कमाऊंगा। तो ये क्या है? ये कोई अलग चीज नहीं है। पेमेंट देने का बस स्ट्रक्चर अलग है, कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन में। क्वांटिटी का फर्क आता है, कैश में मन मर्जी खरीदो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो क्वांटिटी इज बेसिकली द फिक्स। पैसा कितना देना है, और सबसे बढ़िया काम होता है ऑप्शन से। हमें कोई शेयर अच्छा लग रहा है, कल मुझे शेयर अच्छा लगा, एक महिंद्रा एंड महिंद्रा, जस्ट एन एग्जांपल आई एम शेयरिंग आउट विद यू। कल मुझे एक स्टॉक अच्छा लगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैंने कहीं ना कहीं उसको 820 रुपीज के ऊपर पिकअप किया, और यही कहीं ना कहीं मैंने उसी शेयर के अंदर कहीं ना कहीं ऑप्शन के अंदर काम किया। अब ऑप्शन के अंदर कैसे काम होता है, ऑप्शन की चेन कैसे दिखती है, वही जैसे मैंने आपको बताया, जो मार्केट में रेट चल रहा था महिंद्रा एंड महिंद्रा का, ये क्या है? टेक्निकल सॉफ्टवेयर है जिसके बेसिस पे ही आप काम करना सीखोगे। आप महिंद्रा एंड महिंद्रा कितने पे बंद हुआ? 821, पर ड्यूरिंग द मार्केट आज कितना चल रहा था हमारा, इसका रेट था अच्छा खासा, यहाँ पर ये, यहाँ नहीं, यहाँ पर जब इसको पिकअप किया कहीं ना कहीं, जब इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिली कहीं ना कहीं 828, 825 के आसपास कहीं ना कहीं पिकअप किया। तो हम क्या करते हैं भैया, कैश मार्केट में लेंगे तो भैया शेयर का देना पड़ेगा अच्छा खासा। 1400 का इसका कहीं ना कहीं लॉट था मार्केट के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो रेट देखा मैंने 820, 825 रुपए का रेट है। मैंने उसके आसपास का स्ट्राइक प्राइस ढूंढा मार्केट के अंदर, स्ट्राइक प्राइस ढूंढा मैंने 820 रुपीज का, स्ट्राइक प्राइस ढूंढा मैंने 820 रुपीज का, उसकी पेमेंट थी 27 रुपीज का प्रीमियम था। सिर्फ यही जो प्राइस था ना, उसका प्राइस का भी प्राइस 27, तो मैंने पेमेंट कितनी करी? 27 इंटू 1400 के आसपास, 37,800 रुपीज। मार्केट में रेट हो गया 835, 10 रुपीज ऊपर भागा, तो ये भी कहने कहीं ऊपर की तरफ भागा, 39 रुपीज हो गया था ये रेट। 820 वाले का ही रेट मार्केट में बढ़ गया, क्योंकि मार्केट में रेट बढ़ा तो मेरी स्ट्राइक का रेट भी बढ़ गया। तो कितना कमाया? 39 पे सेल किया, 27 पे बाई किया था। सबसे बढ़िया काम होता है मार्केट में ऑप्शन के अंदर। 12 रुपीज कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर कमाए मैंने। और क्यों कमाए ज्यादा? क्योंकि इसके अंदर लॉट साइज का डिफरेंस होता है, 12 इंटू 1400 रुपए, 16,800। एंड दिस इज अ लाइव थिंग, ये कोई अलग चीज नहीं है मार्केट के अंदर, ये कोई अलग चीज नहीं है। जिसको ये टेक्निकल सॉफ्टवेयर सीखना आ गया ना, वो मार्केट के अंदर कैश में, स्टॉक में ट्रेड करे या यहाँ करे या यहाँ करे। इधर क्या है, इसके लॉट साइजेस हम कैसे देखते हैं? हर कंपनी का अलग अलग लॉट साइज होता है, हर कंपनी का अपना अपना लॉट साइज होता है। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, कोई भी कंपनी आप एनएससी की साइट पे खोलो, उसके डेरिवेटिव्स के अंदर जाओ, यहाँ पर उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देखने कितने का लॉट है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर जाओ कहीं ना कहीं, नीचे जाके देखो जी लॉट साइज कितने का, 1400 का लॉट, मतलब मिनिमम क्वांटिटी तुम्हें 1400 लेनी पड़ेगी। 2 लोगे तो कितना हो जाएगा? 1400 इंटू 2, 3 लोगे तो कितना हो जाएगा? 1400 इंटू 3। इतनी क्वांटिटी तो तुम्हें मार्केट में खरीदनी ही पड़ेगी। 2 खरीदोगे तो 1400 इंटू 2 कर लो, उसको यहाँ पर कितना आ गया? 2800। मेरे लिए एक ही लॉट बहुत था कि मेरे को 16,800 में मैंने कमा लिया विद इन सिर्फ 10 रुपए के इंक्रीज के अंदर। ये नहीं 10 रुपए कमाए, 10 शेयर लेती, 10 रुपए ऊपर जाता तो क्या कमाती उसके अंदर में। अब यहीं पर मैंने इसमें 16,000 रुपए कमाए। तो ऑप्शन इज अ सबसे कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कैसे करना है, और वो ही चाहिए। पर इसके अंदर अलग तरीके से कैसे काम होता है, क्योंकि ऑप्शन के जो रेट आते हैं ना मार्केट के अंदर, इनके अंदर सबसे बड़ी स्टोरी होती है सीखने की। ये डेल्टा क्या होता है, ये गामा क्या होता है, मार्केट का रेट किस हिसाब से बढ़ता है, ये ग्रीक्स होते हैं कुछ जो ऑप्शन के प्राइसेस को चेंज करते हैं। टाइम वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है इन रेट के अंदर, कि मार्केट का रेट कल एक्सपायरी है, सोचो कल 29 तारीख या 28 तारीख है, मार्केट का रेट 1900 से
2000 पे हो गया, लेकिन मेरे ऑप्शन का रेट तो भागा ही नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है एक शेयर के प्राइस के अंदर, टाइम वैल्यू नहीं बचती, जो बचेगा बस इंट्रिंसिक वैल्यू। ये चीजें बहुत डिटेल है जो कि आप सीखोगे। अगर कुछ लोगों को ऑप्शन में काम करते हैं, जैसे अमन करते हैं, तो उनको शायद पता होगा ये चीजें क्या होती हैं। इन्हीं की डिटेल्स में जाके हम कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी सीखते हैं मार्केट में। तो यहाँ पर जो बेसिक्स के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग स्टडी आउट करेंगे मार्केट में, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, करेंसी कमोडिटी। अब करेंसी कमोडिटीज क्या है ये भी आपको यहाँ पे सिखाई देंगे। करेंसी कमोडिटीज क्या है, इसी का ही अगला नाम है करेंसी, और इसके बाद आता है कमोडिटी। अब यहाँ पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो आप। करेंसी में सिर्फ 4 करेंसी की ट्रेडिंग होती है, डॉलर, डॉलर के अंदर जीबीपी के अंदर, जेपीवाई के अंदर, यूरो के अंदर, सिर्फ 4 करेंसी की ट्रेडिंग होती है बस। कमोडिटीज में 2 एक्सचेंज है, एक एमसीएक्स, एक एमसीडीईएक्स। एमसीएक्स में क्या ट्रेड होता है आपका, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब की ट्रेडिंग होती है। एनसीडीएक्स में क्या होता है, दाल, चना, जीरा, ये जो खारी बॉली में जो लोग बैठे हैं वो सब ट्रेडिंग करते हैं। वो सब भी काम कर रही है। ज्वेलर भी क्या, शॉप पे बैठा है ना ज्वेलर, आपको बंदा आता रहता है, ये ट्रेडिंग करते हैं ये लोग मार्केट में। ये हेजिंग करते हैं मार्केट के अंदर बैठे हुए, फ्री जब सारा दिन में बैठे होते हैं, तो ये सब हेजिंग कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। अब ये लोग कौन होते हैं, आपको अगर फॉरेन एक्सचेंज अगर खरीदना है, ढूंढने जाना है, तो आप किसी शॉपकीपर के पास जाओ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे खाली डॉलर के रेट पे ट्रेड कर रहे हो, यानी कि ये भी डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ नाम आए ना डेरिवेटिव, ये भी डेरिवेटिव है, ये भी यहाँ पर नाम आए डेरिवेटिव, समझ जाओ जी लॉट साइज में काम होता है नंबर 1, और ये एक्सपायरी डेट होती है इसके अंदर। और ये भी अगर एक्सपायरी आ गई तो भैया ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। जहाँ डेरिवेटिव का नाम आ जाए समझ जाओ जी इसमें काम होता है लॉट। $1 नहीं खरीद सकते, $2 नहीं खरीद सकते, इनके क्वांटिटी फिक्स होती है 1000। तो मैं आपको बता रही हूँ, हर एक की जो 4 करेंसी है सबके लॉट साइज सेम होते हैं 1000। तो आप खरीदो। 72 73 पे डॉलर बहुत टाइम से स्टेबल था अभी देखिए, तो डॉलर को खरीदो और कहीं ना कहीं 78 जाए तो सेल करो मार्केट के अंदर। लेकिन कब पता चलेगा कि डॉलर ऊपर जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा? अब गोल्ड इतने टाइम से 43,000 का आके रो रहा है, 40,000, 45, 43, 44, 89 से यहीं पे घूम रहा है। अब डॉलर को हम लोगों ने बाई किया 45 से, उसके बाद वो कहीं ना कहीं रेट भागने लग गए। क्यों भागने लग गए? इन सब एनालिसिस के लिए आपको जरूरत है मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि अमन को कहीं ना कहीं पूछना था वो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं मार्केट के अंदर, अब हम उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आने वाले बेसिकली। तो ये क्या है, क्या क्या बेसिक चीजें कवर होंगी, इन सब मार्केट के बारे में इन डेप्थ डिटेल हम पढ़ेंगे। जैसे कैपिटल है, वैसे डेरिवेटिव है, वैसे करेंसी है, वैसे कमोडिटीज है। उसके बाद क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाएं? बिल्कुल भी नहीं। शेयर मार्केट में अगर 10 लाख है तुम्हारे पास तो 10 के 10 मत लगाओ, 2 लाख करके कहना कहीं इन्वेस्टमेंट करो। 2 लाख यहाँ लगाओ, 2 लाख इंश्योरेंस में, 2 लाख बॉन्ड्स में, 2 लाख पोस्ट ऑफिस में। अगर है ही 10 लाख, अगर है ही 40-50 लाख, तो ठीक है 10 लाख पे लगा दो स्टॉक मार्केट में। क्योंकि कल को अगर मार्केट के अंदर कोई फॉल आता है तो यू शुडंट बी लाइक कि भाई मेरे 10 लाख के 10 लाख ही डूब गए मार्केट। इसे हम कहते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। यू ऑलवेज नीड टू हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। सारा पैसा एक में ना घुसा के अलग अलग एसेट क्लासेस में पैसा लगाना चाहिए, जो कि आपको सिखाया जाएगा। शेयर मार्केट में क्यों लगाओ, ये डिविडेंड क्यों होते हैं? काफी लोगों को पता होगा डिविडेंड क्यों होते हैं। कंपनी के शेयर के रेट के साथ, मैंने 500 रुपए कंपनी शेयर रेट खरीदा था, आज की डेट में वो 700 रुपए हो गया मार्केट में, 200 रुपए कमा रहा हूँ। साथ में कंपनी ने डिविडेंड भी दे दिया बीच में। कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, कंपनी की बायबैक क्यों होता है, कंपनी के अंदर ही बोनस क्यों होता है, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। कंपनी के शेयर के प्राइस के साथ इंक्रीज होते हुए ये स्प्लिट क्यों होते हैं, डिविडेंड क्यों होते हैं, बोनसेस क्यों होते हैं, ये हम कहीं ना कहीं सीखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से फायदा होता है एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टमेंट आज खरीदा 6 महीने बाद बेचूंगा, आज खरीदा आज ही बेच दूंगा, सुबह खरीदा शाम को बेचने वाला शेयर बताओ, सुबह खरीद के 2 दिन बाद बेचने वाला शेयर बताओ। इसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी मार्केट के अंदर। स्ट्रैटेजीज भी किस पे, टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी। कॉमन मिस्टेक क्या करता है बंदा वाइल इन्वेस्टमेंट करने के अंदर, कोई प्लान नहीं है जी, उसने कहा था जी शेयर में लगा दो पैसा, तो मैंने लगा दिया। उसके बाद इंट्राडे ट्रेड क्या होते हैं, डिलीवरी ट्रेड क्या होते हैं मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट क्या होती है, आईपीओ का प्रॉपर एक प्रोसीजर बताया जाएगा, मर्चेंट बैंकर का रोल, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये एनएससी बीएससी का क्या रोल है, ये एनएससी के इंडेक्स को हम लोग निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स 30 क्या होता है, ये क्या होते हैं, इसको कैसे रीड आउट करते हैं मार्केट के अंदर, इसके अंदर 50 कंपनीज ही क्यों है, इसके अंदर 30 कंपनीज ही क्यों है मार्केट में, बीएससी में तो जी 5000 कंपनी आती है, लेकिन ये खाली 30 कंपनी का क्यों बनाया गया, ऐसे काइंड ऑफ रीजन। मार्केट के सवा 9 खुलने से पहले भी मार्केट में काम होता है,
हाँ जी होता है, 9 से लेके 9:15 के बीच में भी होता है। उसे हम क्या कहते हैं, प्री ओपन सेशन। डिपॉजिटरीज क्या है, ये और भी तो इंडेक्सेस आते हैं, मिड कैप, लार्ज कैप, ये भी आते हैं। ये क्यों आते हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं स्टॉक ब्रोकर हमसे फ्री में अकाउंट खुलवा लेता है क्या? और हम अगर कोई भी ट्रेड मारते हैं उसके सिस्टम पे, भाई उसने लाखों रुपए दे रखे हैं अन्य चीज पे, फ्री में तो ना दुकान खोल के बैठा है वो अपनी, वो हमसे क्या लेता है, ब्रोकरेज लेता है। अब गवर्नमेंट ने भी नहीं छोड़ा, अब गवर्नमेंट भी आ गई बीच में, जीएसटी ले जाती है वो हमसे, ट्रांजैक्शन चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी, ये भी खाना है गवर्नमेंट को, भी पैसा खाना है हमारे प्रॉफिट के अंदर, हमारे जो भी हम सौदा मारते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और कैसे सौदा डालना है मार्केट में, स्टॉप लॉसेज ऑर्डर के होते हैं। मैंने सौदा डाला जी, मेरा आया ही नहीं मार्केट में, क्यों नहीं आया, क्या हो गया जी ऐसा कुछ, उसमें अलग कंडीशन होती हैं, बाय प्राइस के थ्रू डालते हैं, बाय टाइम के थ्रू डालते हैं, वो क्या क्या चीजें हैं, कि स्टॉप लॉस क्या होते हैं, ये बैंड क्या होता है। शेयर मार्केट में मैं शेयर खरीद ही नहीं पा रहा हूँ, वो शेयर आ ही नहीं रहा मेरा, ये बैंड लग गया। कोई भी शेयर मार्केट के अंदर कोई भी शेयर एक दिन में 100 रुपए से लेके अगर 1000 रुपए अगर हो गया तो सारा यही पैसे लगाएगी दुनिया फिर तो, भैया 1000 रुपए से 100 रुपए भी तो रह सकता है एक दिन के अंदर। ताकि इस तरीके की ऐसी मूवमेंट ना आए तो एक्सचेंज ने क्या करा, इन पे बैंड लगा दिया। एक दिन में एक शेयर 5%, 10% या 15% भी बढ़ सकता है। कंडीशन अप्लाई, इसमें अभी और भी चीजें जानने वाली हैं, वो अभी थोड़ा डिटेल के अंदर हो जाएंगे। एक कंपनी के ऊपर एक कंपनी के ऊपर एक्सचेंज ने लिमिट सेटअप कर रखी है कि ये कंपनी कितना रेट से बढ़ सकती है, कंपनी कितना रेट तक ऊपर जा सकती है, कितने रेट तक नीचे की तरफ जा सकती है। टाइमिंग्स भी होते हैं, निफ्टी में भी वो लग जाता है, निफ्टी एक दिन में 12,500 से 7,500 एक दिन में नहीं आ गई, इसके अंदर भी लिमिट होती है, 10% एक दिन में गिर सकती है, 10% ऊपर बढ़ सकती है। ये सब चीजें, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नोट, फिर डेरिवेटिव मार्केट, फिर ये ऑप्शंस क्या होते हैं, फॉरवर्ड क्या होते हैं मार्केट में, फिर उसके बाद कमोडिटी करेंसी, इन सब चीजों की कहीं ना कहीं डिस्कशन होंगी यहाँ पर इन डेप्थ डिटेल के अंदर। अब हम इसी चीज की कहीं ना कहीं एक मेजर चीज के ऊपर आते हैं जिसको हम कहते हैं अपना टेक्निकल एनालिसिस। अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, अब ये देखते हैं। एनालाइज करो, ये सब चीज हम सीखेंगे भैया, मेन चीज होती है एनालाइज करो कि भैया कौन सा शेयर चढ़ेगा मार्केट के अंदर, कौन सा मेरे को बेचूं, कौन सा मैं खरीदूं, मुझे ये तो बताओ। एनालिसिस करने के लिए वी हैव गॉट फंडामेंटल एनालिसिस एंड हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल तुम इक्विटी का पढ़ लो, तुम डेरिवेटिव का पढ़ लो, तुम कहीं ना कहीं कमोडिटी का पढ़ लो, तुम करेंसी का पढ़ लो, सबका अलग है भाई। डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है, गोल्ड नीचे क्यों जा रहा है, गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है, सबकी कहानी अलग है, सबकी स्टोरी कहीं ना कहीं अलग है। रिलायंस ऊपर क्यों जा रहा है, HDFC बैंक नीचे जा रहा है, सबकी अलग अलग स्टोरी है। लेकिन टेक्निकल सबका रीजन सेम है, ये क्या है, सबका डिफरेंट रीजन होता है। फंडामेंटल में कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ो, कंपनी की लाइबिलिटीज को देखो कितनी है, कंपनी के लोन कितने हैं, कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो कितना जा रहा है, कंपनी को प्रॉफिट कितना है, EPS, PE रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब क्या है कहीं ना कहीं हम फंडामेंटल्स के अंदर सीखेंगे। और मेन चीज आती है कहीं ना कहीं टेक्निकल। टेक्निकल क्या है, सभी का सेम है। ये सेम कैसे है टेक्निकल, अब ये अमन आप ही की चीज आ रही है यहाँ पर कि टेक्निकल सभी का सेम कैसे है। व्हाट इज टेक्निकल? टेक्निकल होता है जो शेयर का प्राइस शेयर मार्केट में चल रहा है ना, उसी को ही कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। शेयर मार्केट में चाहे तुम किसी शेयर का रेट लो, किसी डेरिवेटिव का रेट लो, किसी गोल्ड का रेट लो, किसी करेंसी का रेट लो, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर ना एक फिगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक रेड फिगर आएगी और एक ग्रीन फिगर आएगी। जिसने इस फिगर को सीख लिया ना, वही कहीं ना कहीं इसके अंदर माहिर बन जाएगा कुछ चीज को लेकर। टेक्निकल सभी का सेम है क्योंकि शेयर का प्राइस को कैप्चर कर लिया गया है इस कैंडल के अंदर। कैप्चर ये क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसी के अंदर कैप्चर कर लिया गया। कैप्चर का मतलब जो शेयर का प्राइस है वो 4 चीजों के अंदर चलता है, चाहे गोल्ड हो, चाहे डॉलर हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे अदानी पोर्ट्स हो। ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये 4 चीजों को कैप्चर कर लिया गया, एक शक्ल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया मार्केट में। यही है टेक्निकल एनालिसिस। अब देखो ये एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। कोई भी चार्ट लगा लो, महिंद्रा का लगा हुआ है। अब इसके अंदर कोई भी चार्ट लगाओगे, रिलायंस का लगाओगे, गोल्ड का लगाओगे, किसी का भी लगाओगे, देखो सभी के अंदर ये रेड ग्रीन नजर आ रहा है और ये कैंडलस्टिक आ रही है। यही हम डिफरेंट टाइप की सीखेंगे। हम लाइन चार्ट भी सीखेंगे, हम यहाँ पे बार चार्ट भी सीखेंगे, हम अलग अलग। अभी डेमो है तो सिर्फ एक जापानीज कैंडलस्टिक बताई जा रही है आपको ना।
ये जापानीज कैंडल स्टिक के अंदर क्या होता है, अब इसको कहीं ना कहीं स्टडी आउट करते हैं। कैंडल्स के ये देखो गोल्ड का रेट, गोल्ड का भी आपको चार्ट दिखाती है, वो भी ऐसे दिखेगा आपको, ये शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए कहते हैं 47 हो गया गोल्ड। कहाँ आ गया था 43, क्यों इतना भाग गया थी गोल्ड ऊपर की तरफ? टेक्निकल, फंडामेंटल तो कोई स्टोरी नहीं है भैया, टेक्निकली भागा है। मैं अगर साफ कहूँ क्यों भागा है, एक ऐसा पैटर्न बना है इसके अंदर, क्यों भागता है इसी को स्टडी करते हैं। टेक्निकल क्या है, दो ही कैंडल्स का खेल है, एक रेड और एक ग्रीन, और दो चीजों, चार चीजों से बनता है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो कि आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अब हाई और लो क्या है, ये जो पतली पतली डंडियां देख रहे हो जो ऊपर की तरफ निकली हुई है, इनको हम कहते हैं मार्केट के अंदर शैडोज। इनको हम क्या कहते हैं, अपना शैडोज। और जो पतली पतली डंडियां नीचे की तरफ देख रहे हो, इनको भी हम कहते हैं शैडोज। तो जी इसके अंदर कलर का फर्क कहाँ से है, इसके अंदर कलर का फर्क क्या है? अगर हम अंबानी की बात करें तो अंबानी की छत क्या है, ऊपर है, हमारी छत क्या, हमारी भी छत ऊपर है, हमारी छत बालकनी तो हो नहीं सकती, भाई छत तो टॉप फ्लोर पे ही होती है ना। तो ऐसे शेयर्स का भी, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, दोनों का ही टॉप पोर्शन ऊपर होता है, इसी को हम कहते हैं हाई ऑफ द डे। और इन्हीं का जो बिल्कुल बॉटम का पोर्शन है, इसी को हम कहते हैं लो ऑफ द डे। दोनों की जमीन तो नीचे ही है, अब किसी की जमीन ऊपर तो हो नहीं सकती है, जमीन तो नीचे ही रहेगी, तो वही होता है लो ऑफ द डे। तो कलर का डिफ्रेंसिएशन हाई एंड लो से नहीं होता, चाहे लाल हो चाहे हरा हो, ये पतली पतली डंडियां हाई बताती हैं, पतली डंडी नीचे की तरफ आपको लो बताएगी, इनको हम कहते हैं शैडो। बीच में क्या दिखता है आपको, ये जो डब्बा सा दिख रहा है रेक्टेंगल का बॉक्स, इसे हम कहते हैं अपनी बॉडी। ये होता है मेजर काम देखने वाला एक इंसान के लिए। दिस इज द मेजर पोर्शन ऑफ द कैंडलस्टिक, ओपन एंड क्लोज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनना है इसको। कोई भी स्टॉक मार्केट में अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज के ऊपर खुला है, 9:15 बजे मार्केट खुलती है आपकी, और बंद होते होते 3:30 बजे कहीं ना कहीं भी वो बंद होके जा रहा है आपका 200 रुपीज के ऊपर। ये रिक्टेंगल के डब्बे के यहाँ पर हाई ऊपर गया था 250 रुपए, लेकिन बंद हो गया जी नीचे। लेकिन कहाँ से ऊपर है, अपनी ओपनिंग के रेट से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बंद हो रहा है मार्केट। अगर ऊपर की तरफ बंद हो रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं कि पर्टिकुलर शेयर की जो डिमांड है ना, वो इंक्रीज हो गई है। मेरा डिमांड बढ़ गई है, शेयर का रेट बढ़ गए मार्केट में। कहते हैं ना भाई तूने कितने पे लिया था, भाई मैंने 100 रुपए पे लिया था, शेयर का रेट भाग गया थी ऊपर, तो यानी कि एक शेयर की डिमांड बढ़ गई। अगर शाम को बंद होते होते उसकी डिमांड अगर बढ़ जाए तो हम उसे कहते हैं कि आज मार्केट में बुलिश कैंडल बनी है। ऐसे ऐसे वर्ड्स आप सुनते होंगे मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं। क्या होती है कैंडल? एक होता है मार्केट में रेड, ये कलर का डिफरेंस सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग से ही होता है। कोई चीज सुबह सुबह 9:15 बजे खुली 500 रुपए पर, ये रेक्टेंगल के डब्बे के पोर्शन ऊपर गया था 530 रुपए खुला, लेकिन यहाँ पे ऊपर गया था, लेकिन 3:30 तक बंद हुआ 410 रुपए, यानी कि ऊपर खुला था लेकिन क्लोजिंग देके जा रहा है नीचे, इसलिए रेड कलर की कैंडल बनी है। हाई एंड लो, हाई ऊपर है, लो नीचे ही है। अब इसका क्या कहते हैं, डिमांड घट गई भैया, सप्लाई बढ़ गई शेयर की, तो हम इसे कहते हैं मार्केट में बियरिश कैंडल। इसे हम क्या कहते हैं, बियरिश कैंडल मार्केट के अंदर। यही होती है मेजर डिफरेंसेस जो आप एक कैंडल्स के अंदर देखोगे, रेड एंड ग्रीन के अंदर। अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, एक कैंडलस्टिक स्टडी है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं क्लासरूम लेक्चर्स के अंदर भी विल बी डिस्कस होगा व्हाट इज द रेड कैंडल, व्हाट इज द ग्रीन कैंडल, किस तरीके से ये फॉर्मेशन वगैरह होती है इसकी। इंट्राडे के चार्ट को चेकआउट करेंगे हम इनको कहीं ना कहीं। अब देखो आपको कुछ एक कैंडल नजर आ रही है, रेड का मतलब आप समझ गए, ग्रीन का मतलब आप समझ गए। रेड डिनोट्स बियरिशनेस, ग्रीन डिनोट्स बुलिशनेस। ग्रीन क्या है, बुल, और रेड क्या हमारा बियरिश है मार्केट में, मतलब कि रेड नीचे की तरफ गया, आज रेट ऊपर की तरफ गया मार्केट में। लेकिन इनको भी पढ़ने के तरीके हैं अलग अलग। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे, कुछ तो जी इतनी अजीब सी कैंडल है, कुछ इतनी लंबी सी है, कुछ ये इतनी छोटी सी है, इसके अंदर तो है ही नहीं, इसकी तो बॉडी नहीं है बीच की, इन सब की, इसकी भी बॉडी नहीं है, इसकी बॉडी नहीं है जी, इसकी हट्टी कट्टी बॉडी वाली है कैंडल। इनके अलग अलग नाम होते हैं मार्केट में पढ़ने के लिए, विच इज कॉल्ड डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न, जो आप यहाँ पर पढ़ोगे, इन्हीं के बारे में आप पढ़ोगे।
कैंडलस्टिक पैटर्न किसी को भी पढ़ लो, चाहे गोल्ड पढ़ लो, चाहे डॉलर पढ़ लो, चाहे रिलायंस का चार्ट खोल लो, चाहे HDFC बैंक का खोल लो, सभी के अंदर ये कैंडलस्टिक बनती है और इन कैंडल को पढ़ना ही आप लोगों के लिए एक टेक्निकल एनालिसिस है। तो कैंडलस्टिक के अंदर हम कहीं ना कहीं 25 टाइप ऑफ कैंडल्स सीखेंगे अलग अलग। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, डोजी कैंडल क्या होती है मार्केट में, ये क्या होती है हमारी डोजी कैंडल। व्हाट इज दिस डोजी कैंडल? ये डोजी कैंडल होती है मार्केट में ऐसी सी दिखती है भैया, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है? जीसस क्राइस्ट के साइन की तरह ये प्लस की तरह बनी हुई है। ग्रीन का मतलब क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, वेयर द क्लोजिंग इज ग्रेटर देन द ओपनिंग। और रेड का क्या मतलब हुआ? वेयर द क्लोजिंग इज बेसिकली लेस देन द ओपनिंग। ये शेयर मार्केट में शेयर नीचे बंद हुआ है, ओपनिंग ज्यादा थी। और ब्लैक कलर की कोई नहीं होती, इसका मतलब होता है जहां पर ओपनिंग हुई है वहीं पर ही क्लोज हो गए, बराबर 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 वहीं पर ही बंद हो गए। यानी कि खाती पीती नहीं है, प्रोटीन लेस है। हमें चाहिए बॉडी वाली कैंडल, हमेशा चाहिए हमें। लेकिन ये कैंडल कमाल कर जाती है मार्केट के अंदर। शेयर मार्केट के अंदर रेड कैंडल बन रही थी, शेयर का रेट गिरता हुआ जा रहा था नीचे की तरफ, एकदम से जी बन गई डोजी, चाहे लाल हो चाहे हरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे गिरते गिरते 500 रुपए का रेट था मार्केट में और ये बन गई आपकी एक डोजी कैंडल इधर नीचे की तरफ। ये डोजी को हम पता क्या कहते हैं? रिवर्सल कैंडलस्टिक। इनको हम क्या कहते हैं? रिवर्सल कैंडलस्टिक कहते हैं। अगर ये शेयर के गिरते 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 यहाँ पे 250 रुपए पे आ गया शेयर, आज बन गई थी डोजी इसके अंदर। अगले दिन आपको चाहिए मार्केट के अंदर एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल जो कि डोजी के हाई को क्रॉस कर, तीसरी डोजी कैंडल जब इन दोनों मैडम्स के ऊपर की तरफ आ जाए तो हम कहीं ना कहीं स्टॉक को अपना बाय कर लेते हैं। हम अपने स्टॉक को कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना बाय कर लेते हैं। ये है, इनको हम पता क्या कहते हैं? जितनी भी हम कैंडल्स पढ़ेंगे रिवर्सल कैंडल्स, इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सल कैंडलस्टिक कहते हैं। नीचे बन जाए तो इतना ऊपर ले आती है, ऊपर बन जाए तो नीचे गिरा देती है शेयर। तो हमें ऐसी कैंडलस्टिक्स हम पढ़ेंगे। अब गोल्ड पता है ऊपर ये इतना क्यों गया है? उसके अंदर भी एक कैंडल बनी है। उसके अंदर कौन सी कैंडल बनी है, किस तरीके से हमने बिल्कुल बॉटम पे उसको कैसे पकड़ा? उसके अंदर 3 कैंडल्स के कॉम्बिनेशन वाली एक स्टडी बनी है जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। पढ़ना इसके बारे में यूट्यूब पे कहीं पर ही आपको दिखेगा। मॉर्निंग स्टार कैंडल होती है कि एक रेड कलर की कैंडल, बीच में डोजी एंड थर्ड इज अ रेड ग्रीन कैंडल। थर्ड क्या है? हमारी ग्रीन कैंडल। 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन के बाद बनती है ये मॉर्निंग स्टार कैंडल। ये भी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी कि मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या होती है, ये डोजी क्या होती है। अब पहले आपको डोजी का ही कहना था सिग्निफिकेंस, वो भी गोल्ड में बना था। अभी गोल्ड के अंदर भी डोजी भी बनी थी, अभी वो भी दिखाती हूँ आपको। अब देखो गोल्ड नीचे की तरफ गिर रहा था आपका, आप तो कहोगे कि मैम यहाँ भी डोजी बनी, डोजी तो यहाँ भी बनी, यहाँ पर भी डोजी बनी, लेकिन रेट तो अगले दिन फिर नीचे चला गया। तो कोई जरूरी थोड़ा ना ऊपर चला जाएगा। मैंने क्या कहा, एक डोजी के बाद आपको अगली कैंडल ग्रीन ही दिखनी चाहिए। ये तो भैया रेडी बन गई, फिर कहाँ से डोजी बनी? छोड़ दो, ये ग्रे को डोजी बन गई, अगली कैंडल चाहिए ग्रीन बुलिश, तभी बुलिशनेस बनेगी। अगली कैंडल जी बन गई ग्रीन बुलिशनेस। यहाँ पर ये 48,000 के आसपास का लेवल है, पहले की बात है, नवंबर की बात है, तब भी हमने ट्रेड मारा था इसके अंदर। तीसरी भी जी ग्रीन आ गई जो कि डोजी का भी हाई क्रॉस कर गई और दूसरी वाली बुलिश का भी हाई के ऊपर बंद हो रही है। हमने यहाँ पे 48,900 पे गोल्ड को खरीदा मार्केट में, और अब हमने उसको बेचा कहाँ पे, ये देखना मार्केट के अंदर। यहाँ पे खरीदने के बाद 50,000 पे पहुंचने के बाद एक स्टॉक में फिर से डोजी बना दिया। अब डोजी बन गई तो भैया फिर से दिक्कत हो गई कि भाई डोजी बन गई ऊपर, नीचे से ऊपर जाते डोजी बन गए तो ये नीचे गिरा देगी। लेकिन अगली कैंडल क्या चाहिए? नीचे गिराने के लिए रेड कैंडल चाहिए जी। रेड बन गई जी मार्केट में तो फिर नीचे चला जाएगा जी। तो इसी तरीके से डोजी कैंडल्स पे ट्रेड करते हैं हम। इसी तरीके से और भी कैंडल्स हैं, ये तो एक कैंडल मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं हम बाकी कैंडल्स भी पढ़ेंगे। हैमर, हैंगिंग मैन बहुत अच्छे से काम करती है मार्केट के अंदर। इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, मारू बोजू, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग स्टार सिखाया मार्केट के अंदर। मॉर्निंग स्टार बहुत सारी कैंडल, 25 टाइप ऑफ कैंडल, यही मॉर्निंग स्टार बुलिश होती है। अब देखो इसकी फिगर देखो कैसी सी है, रेड कैंडल, एक डोजी और एक ग्रीन कैंडल। ये 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन है। जब बन जाए ना, और 4th कैंडल पे बाय करते हैं हम इसको। 4th कैंडल इफ इट इज बुलिश क्रॉसिंग द हाई ऑफ ऑल द 3 कैंडल्स, जस्ट बाय द स्टॉक, सिंपल। तो गोल्ड हमने यहीं से पकड़ा है। ऐसा ही एक सेम इंडसइंड बैंक में भी हम लोगों ने पकड़ा था
ये लाइव एग्जांपल्स कुछ याद है जो मेरे को कहीं ना कहीं देखे हुए हैं। बजट वाले दिन बनाते, एक से पहले ही बन गया था, बजट वाले दिन से पहले ही। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसके अंदर, इसमें बेसिकली ट्रेड करा हुआ मैंने, देखो वही चीज है। बजट वाला दिन था, 1 फरवरी के आसपास आपका बजट था। ये देखो बजट से पहले ही सैटरडे के अंदर अंदर ये कैंडल्स बन गई थी, एक रेड, एक डोजी और एक ग्रीन, सेम वही कैंडल। चौथी कैंडल अगर ग्रीन बन गई तो खरीद लो। ये बजट वाले दिन की कैंडल है 970, ये ऊपर निकल गई वहीं से। यही मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन थी, एंड विद वॉल्यूम के साथ हाई अप हुआ है कहीं ना कहीं स्टॉक। वॉल्यूम का क्या सिग्निफिकेंस होता है, कहीं ना कहीं कहाँ तक गया है, 1100 रुपए के आसपास तक गया है। 970 के बाद भी लोगे तो भी 1100 गया। हमने तो ड्यूरिंग द मार्केट आज ही ले लिया था जब वो बढ़ता ही जा रहा था ऊपर। स्टॉप लॉस भी होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है कि पहले निकल जाओ, कल को भैया 700 रुपए से 500 रुपए ना रह जाए तो हम पहले निकल जाए मार्केट के अंदर। स्टॉप लॉसेस के साथ काम होता है कैंडल स्टिक्स के। ये हो गई एक तरीके की 2-3 कैंडल्स मैंने आपको जो भी बताई। अब इसके बाद कुछ चीजें होती हैं, जितनी भी कैंडल्स देखना सबके नाम नहीं होते, 25 तरीके का तो नाम है। अब आपको इंडसइंड बैंक नीचे क्यों आया, इसमें एक और कैंडल बनी है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाली, ये जो ग्रीन कलर है ऊपर, इसके अंदर लंबी सी शैडो बनी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं मार्केट में, शूटिंग स्टार। जो भी हमने नाम एक पढ़ा था, जस्ट आता आया था, शूटिंग स्टार क्या है। शूटिंग स्टार बन जाए ऊपर तो नीचे ले आता है, और नीचे अगर बन जाए कहना कहीं इन्वर्टेड हैमर तो ऊपर ले आता है। ये सब 25 टाइप ऑफ कैंडल्स हम कहना कहीं कहेंगे, इनको हम कहते हैं रिवर्सल कैंडल। लेकिन इनके इमीडिएट अगले दिन रेड ही बनना चाहिए, लो काटता हुआ, तभी हम आगे प्रोसेस करते हैं, वरना हम इसको छोड़ देते हैं। ये हो गया कैंडल स्टिक्स के अंदर कैसे ट्रेड करती है। फिर हम आते हैं कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न्स के अंदर कैसे ट्रेड करती है। अब ये चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं मार्केट के अंदर, ये होते हैं चार्ट पैटर्न। इसको भी आपको सिखाया जाएगा कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं मार्केट के अंदर। चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, एक्यूमुलेशन, मार्कअप, एफआईआई। जब बड़े बड़े लोग जब शेयर मार्केट में कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, आपको खरीदने से पहले क्या उनके ड्यूरिंग द टाइम पे पता चल जाएगा कि खरीदने वाले हैं। वरना क्या होता है कि 1 महीने बाद पता चलता है कि एफआईआई शेयर को खरीद रहे थे जी, अब हम भी खरीद लेते हैं शेयर में। हम क्या होते हैं, कोई न्यूज आ गई, ग्लेनमार्क फार्मा देखते हैं, जैसे ग्लेनमार्क फार्मा बड़े बड़े एफआईआई पहले से शेयर खरीद रहे थे, बड़े बड़े एफआई इसको पहले से ही खरीद रहे थे। हमें कैसे पता खरीद रहे थे, मैंने कोई डेटा नहीं जाके देखा इसका, मैंने कोई डेटा नहीं ट्रैक करा इसके बारे में, एफआई के बारे में। मेरे को टेक्निकल्स का पता है, आई वर्क ऑन टेक्निकल्स, एंड हाउ आई वर्क ऑन टेक्निकल्स। एक पैटर्न बना रहा था, उस पैटर्न को कई लोगों को शायद पता हो, एक होते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये होता है एक पैटर्न मार्केट के अंदर, जैसे 2 शोल्डर और एक हेड है, ये नीचे बन जाए तो ऊपर ले जाता है, और अगर इसकी शक्ल को शीशे में देखोगे तो ऐसी दिखेगी आपको, 2 शोल्डर और एक हेड, ये शेयर को नीचे की तरफ गिरा देते हैं। नीचे बन जाए तो जी ऊपर, ऊपर बन जाए तो कहीं ना कहीं नीचे। और ये पता है कब बनते हैं ऐसे, जितने भी हम पैटर्न्स पढ़ेंगे, राउंडेड बॉटम, फ्लैट पैटर्न, जेम पैटर्न, जितने भी हम पैटर्न्स पढ़ेंगे यहाँ पर, उनके अंदर भी एक स्टोरी है कि एफआईआई भैया खरीद रहे हैं शेयर। उनके खरीदने के टाइम पर ही हमको पता है कि वो खरीद रहे हैं। अब ग्लेनमार्क फार्मा, कोविड-19 का टाइम चल रहा था, जो कंपनी दवाई लेके आएगी भैया वो शेयर भागे। काफी लोगों को शायद याद हो जिनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, सैटरडे को न्यूज आई कि जी ये शेयर अपना कोविड-19 की दवाई लेके आया। कब लेके आया वो डेट भी बता सकती हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने पर्सनली ट्रेड करा है इन स्टॉक्स के अंदर। ये होती है कि एक नेकलाइन होती है स्टॉक के अंदर, नेकलाइन होती है शेयर के अंदर। इसको बनाते कैसे हैं, इसको प्रॉपर तरीके से ही बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। ये टूल्स आपको सिखाए जाएंगे कि टूल्स का आपको यूज कैसे करना है यहाँ पे। ये टूल्स का यूज कैसे करना है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये नेकलाइन है, जिस दिन भी शेयर अपनी नेकलाइन को क्रॉस करके अगर ऊपर की तरफ अगर निकलेगा, कोई भी बुलिश कैंडल बनाएगा, आप जिस स्टॉक को खरीद लो। हम लोगों ने 370 रुपीज पे स्टॉक को खरीदा। मुझे नहीं पता ये ऊपर जाने वाला था, क्या था, कोई न्यूज आने वाली, नहीं मुझे नहीं पता था। मैंने सिर्फ पैटर्न के बेसिस पे 370 पे स्टॉक को खरीदा, नेकलाइन की ग्रीन बुलिश कैंडल बनने पर फिर वॉल्यूम। अब न्यूज आई इस दिन, ये जो छोटी सी बनी है इस दिन 19 जून के आसपास ही, 20 जून को न्यूज आई सैटरडे के आसपास कि ग्लेनमार्क फार्मा पहली कंपनी है जो कोविड-19 की दवाई लेके आई। अगले दिन स्टॉक कितना कहाँ से कहाँ चला गया, तो 570 रुपये हो गया, 200 रुपये ऊपर जहाँ पे मैंने खरीदा शेयर। तो हमें क्या पता है, इसका टारगेट भी आता है, इसका कहीं ना कहीं टारगेट भी था हमारे पास, इसका टारगेट आएगा कहीं ना कहीं 520-530 तक जाएगा ये स्टॉक।
हमने तो वहीं बेच दिया। लेकिन जो न्यूज वाले बंदे हैं, जो न्यूज के ऊपर ट्रेड करते हैं, वो सुबह सुबह खरीदते तो उनको 470 पे मिलता, वो 570 पे जाके निकलते हैं, 568 जितना भी गया 550। लेकिन जो टेक्निकल वाला बंदा है वो पहले खरीद के कैसे बेच सकता है इन स्टॉक को, ये डिफरेंस है एक न्यूज वाले बंदे में और एक हम में। जिन्होंने 570 पे लिए ये कह के लिए तो 1000 पे हो जाएगा, वो तो 1000 हुआ नहीं, और उसके बाद वो शेयर इतने टाइम तक नीचे नहीं आया, इतने टाइम तक वो कहीं ना कहीं साइडवेज चला, अब जाके कल जाके इसके अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी। अभी भी कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के दिन आने वाले फिर से, क्यों? कोविड-19 फिर से स्टार्ट हो चुका है और फिर से कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का स्टार्ट हो गया, लॉकडाउन चल गया, अब आप लोगों को पता है वीकेंड लॉकडाउन लगती है, तो कहीं ना कहीं कौन सी कंपनीज, एक एफएमसीजी, एक फार्मा कंपनीज और एक आईटी, जो वर्क फ्रॉम होम एवरी टाइम अवेलेबल है, यही कंपनीज का फिर से बूम आएगा। अब आप कहोगे Q4 के रिजल्ट आ गए, जी टीसीएस गिर गया, जी इन्फोसिस का स्टॉक बहुत गिर गया, क्यों? क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा टॉप पे चल रहे थे, वो खाली रेस्ट करने के लिए नीचे आए हैं ताकि हम जैसा बंदा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके कहीं। अगर आप लोगों को पता है कि ये स्टॉक नीचे क्यों आया मार्केट के अंदर, इसीलिए जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एक रीजन उसके लिए, यानी कहीं एक्यूमुलेशन स्टेज आई है ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो ये क्या है, एक पैटर्न मैंने आपको सिखाया। अब मारुति है, अब मारुति इतना नीचे आ गया, 10,000 रुपए वाली कंपनी 7,000 कुछ 8,000 कुछ चल रही थी जो नीचे कमाई, उसमें भी पैटर्न बना है, डबल टॉप जिसे हम कहते हैं एम पैटर्न। ये देख रहे हो, ये एम पैटर्न बना है शेयर के अंदर। हम एम पैटर्न को पता है कैसे कंफर्म करते हैं, और लाइन चार्ट में देखकर। ये देख रहे हो, अगर लाइन चार्ट के अंदर अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये एम शेप दिख रहा है यहाँ पर, ये 8,000 रुपए के रेट पे बना है। अब यहाँ पे लेने का टाइम नहीं, यहाँ पे बेचने का टाइम है, इसमें यहाँ पे बेचने का टाइम है। और स्टॉक कहाँ से कहाँ आ गया नीचे की तरफ, पता है आपको? कहाँ पे तरफ नीचे की तरफ आ गया, कहाँ इतना नीचे की तरफ आ गया मार्केट में। अब इसमें भी एक कैंडल बनी है बुलिश एनगल्फिंग, जो हम पढ़ेंगे, ये वाली ग्रीन वाले ने रेड को कवर करा, लेकिन तीसरी कैंडल का कंफर्मेशन होता है। अब जैसे एक रेड है, क्रोकोडाइल टाइप कैंडल होती है, ये पूरी खा जाती है पीछे वाले को, इतनी बड़ी बुलिश कैंडल कि पिछले वाली बेयर कैंडल को पूरा खा गई। मतलब ग्रीन वाले का ओपन एंड क्लोज इतना बड़ा है कि वो रेड वाले को पूरा का पूरा अपने अंदर खा गई। इसे हम कहते हैं क्रोकोडाइल टाइप कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। लेकिन द थर्ड कैंडल आल्सो हैज टू बी ग्रीन, जो मैंने आपको बताया, which was not green, that means the share is still tight। लेकिन इसमें अभी भी बाइंग हो सकती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी स्टॉप लॉस नहीं कटा। स्टॉप लॉस है ग्रीन कैंडल के लो का स्टॉप लॉस। अगर अब मारुति दोबारा से 64 को काट देता है तो ये नीचे चला जाएगा, अदरवाइज इसके अंदर कहने कहीं मूवमेंट है कि कहने कहीं ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। इसी को देख के महिंद्रा महिंद्रा भी लिया था, लेकिन महिंद्रा महिंद्रा में अलग स्टोरी हो गई। ये तो खाली एक चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न के बाद आपको कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन भी सिखाई जाएगी कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड क्या होता है। हमारी डीआईपी इंस्टीट्यूट की कुछ वीडियोस हैं, हमारा एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसमें मेरी काफी वीडियोस हैं, आप लोग कहीं ना कहीं देखना ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, उसके अंदर आपको पता चलेगा, कुछ एक आइडिया मिलेगा। ये इसके अंदर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कहीं ना कहीं ऊपर गया था एंड विद गुड वॉल्यूम था मार्केट में। सेलिंग प्रेशर क्यों आया है? यस, बिकॉज महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन है, 8 डेज का कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा हुआ है, और इनकी जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह है वो महाराष्ट्र पुणे में भी है, तो यस कहीं ना कहीं वर्क इफेक्ट रहेगा। ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इफेक्टेड रहेगा। इफेक्टेड रहेगा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिंग वगैरह ज्यादा नहीं हो पाएगी, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह मार्केट के अंदर, गाड़ियों की कहीं ना कहीं सेल कहीं ना कहीं कम होगी। तो थोड़े टाइम के जो नीचे आ रहे हैं ना, उसको नेगेटिव नहीं लो, उसको एक्यूमुलेशन में बाइंग करो। एक्यूमुलेशन कब करो? जब कोई ट्रेंड दिख जाए, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, कोई कैंडल दिख जाए, तब कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स को मार्केट में एक्यूमुलेशन करना चाहिए। ये मत समझो यार ये तो बहुत नीचे आ गया तो लॉस हो गया, नहीं, और कहीं ना कहीं बाय करने का सोचो, सपोर्ट निकालो, रेजिस्टेंस निकालो। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? ये शेयर मैक्सिमम नीचे कहाँ तक आ सकता है ये भी आप बता सकते हो। एक सपोर्ट इसका यही था 760, तो ये नीचे की तरफ आया। नाउ इफ द स्टॉक फॉल्स बिलो दिस लेवल, ये 665 तक आएगा, लेकिन इस नीचे के लेवल तक नहीं जाएगा। इसके लिए हम कहीं ना कहीं अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? इंडिकेटर, अपना RSI, अपनी मूविंग एवरेजेस, अपना ADX इंडिकेटर, ये पढ़ेंगे मार्केट में। ये जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ना मार्केट में, RSI, एक बॉलिंगर बैंड, ये जितने भी, अभी तक हमने कैंडलस्टिक देखा, ट्रेंड लाइन बनानी सीखी, अभी हम ट्रेंड भी सीखेंगे मार्केट के अंदर, इंडिकेटर्स को सीखेंगे। बहुत सारे इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर नहीं है, बहुत सारे इंडिकेटर है, हर एक का अलग अलग न्यूज है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ना, आई कॉल देम एज ये शेयर के चलने से पहले इंडिकेशन दे देगा, लेकिन ये नहीं है इसने इंडिकेशन दिया तो आपने पहले ही खरीद लिया, नहीं। जब कोई एक बुलिश कैंडल भी बन जाएगी
और इंडिकेटर भी सपोर्ट करेगा, तो ही मैंने इसको बाय किया मार्केट में। मैंने ऐसे नहीं बाय कर लिया शेयर को। इंडिकेटर ने भी हामी भरी, कैंडल ने भी हामी भरी एंड ट्रेंड लाइन ने भी यस कहा, तभी जाके कंफर्मेशन के ऊपर एक स्टॉक को खरीदा जाता है। कि जितने भी एनालिस्ट हैं जो मार्केट में कॉल्स देते हैं ना, ऐसे नहीं दे देते, कंफर्मेशन के साथ देते हैं। हाँ, कुछ होते हैं ऐसे ही तुक्के में दे दी कॉल डेटा को देखकर खाली, लेकिन टेक्निकल्स के अंदर इसी तरीके से कहीं ना कहीं कॉल्स निकलती है। RSI क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मोमेंटम इंडिकेटर है। 30 से लेके 70 के बीच में घूमता है कहीं ना कहीं। 30 के लेवल्स पे आए, 30 के नीचे आए तो ओवरसोल्ड होता है, कहीं ना कहीं शेयर को खरीदना चाहिए। लेकिन हम कब खरीदते हैं? जब कोई एक बुलिश कैंडल हमें दिखे। उसके लिए हमें 25 टाइप ऑफ कैंडल्स कहीं ना कहीं मेरे सीखनी पड़ेंगी, तो हम इसके लिए बाइंग इंडिकेशन सीखते कहीं ना कहीं बाइंग मार्केट में। अब इसी तरीके से इसी के बाद कहीं ना कहीं आपको स्ट्रैटेजीज भी बताई जाएंगी। स्ट्रैटेजीज क्या होता है मार्केट के अंदर? जैसे कि एक कुछ स्ट्रैटेजीज है जो आपको बताई जाएंगी। एक स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेटर भी है मार्केट के अंदर, और जी ऊपर की तरफ ये है हेकनेशी कैंडल्स आपको लगानी सिखाई जाएंगी कि हेकनेशी कैंडल्स क्या होती हैं, और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दो के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम कब एक स्टॉक को खरीद सकते हैं। हेकनेशी कैंडल्स एंड स्टॉक एक्सचेंज के बेसिस पे कैसे हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं मार्केट में। ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं कि ऐसा है तो जी बाय कर ही लो आप मार्केट में। मूविंग एवरेजेस पता होगा आपको, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं? नहीं पता तो कहीं ना कहीं हम सीखेंगे उसके बारे में। हम एक स्टॉक के ऊपर मूविंग एवरेजेस भी लगाते हैं। मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं कि स्टॉक अपनी मूविंग एवरेज से, कहते हैं ना क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एवरेज से ऊपर चल रहे हैं, तो विच इज अ गुड थिंग। तो शेयर मार्केट के अंदर कोई भी शेयर अपनी अगर एवरेज से ऊपर चले, विच इज कॉल्ड अ बुलिश थिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये कुछ अलग अलग डिफरेंट कलर्स नहीं है। अब इसमें बुलिश क्रॉसओवर भी कहीं ना कहीं आया मार्केट के अंदर। बुलिश क्रॉसओवर, छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, शेयर का प्राइस उसके ऊपर है तो बाइंग करो, प्लस RSI भी सपोर्ट कर रही है। तो ऐसी टाइप ऑफ कुछ आपको स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी मार्केट के अंदर। ये तो मैंने भी आपको एक दो इंडिकेटर बताए हैं, अभी काफी सारे टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हैं। तो जो अमन जो ये चीज पूछ रहे थे, जो आपने जो यहाँ पे दिखाया था टेलीग्राम के अंदर, वो यही चीजें हैं। उसके अंदर बता रखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हैं। आप जैसे ऑप्शन में ट्रेड करते हो, निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करते हैं जैसे कोई, तो उसमें बता रखा है कि पर्टिकुलर स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, कि जी ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। कि अगर निफ्टी अगर मंडे को अगर 14,300 या 14,200 के नीचे, अगर 250 के नीचे अगर ट्रेडिंग करती है, तो कहीं ना कहीं कितने का नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा जी नीचे का एक शेयर का? जी 100% शेयर मार्केट यहाँ तक आ जाएगी। ऊपर की रेजिस्टेंस कब क्रॉस होगी जी, कहना कहीं शेयर ऊपर जाएगा। ये जी कहना कहीं बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस है इसके ऊपर। 14,670 के ऊपर अगर कैंडल अगर क्लोज कर गई, तो नेक्स्ट टारगेट आपका 14,900 रुपीज का आ जाएगा। तो देखते हो ना, मार्केट के अंदर आपको ट्रेडिंग के वो दे रखे होते हैं चैनल, कि ये क्रॉस कर जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रखे होते हैं कि R1, R2, S1, S2 दे रखे होते हैं। तो वो यही आपको लगाने के बताए जाएंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से बनते हैं, कैंडल्स के ऊपर हम किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ये किस चीज के लिए यूजफुल है कि आज मैं शेयर को खरीदूं, या खरीदूं तो कब खरीदूं? जब ये रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तब खरीदूंगा, ये टारगेट है। सपोर्ट को तोड़ देगा, शेयर को बेच दूंगा जी, यहाँ तक का टारगेट है, नीचे भी। तो ये क्या है? ये कुछ टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को सिखाई जाएंगे यहाँ। कुछ पूछना चाहते हो आप लोग मुझसे? अभी आपकी डाउट मैं बताती हूँ, कुणाल जो है कुछ पूछना चाहते हो आप मैम लोग? आई हैव अ डाउट। मैम बोलो। सिमा ठीक है। मैम जो ये टेक्निकल एनालिसिस है, ये जो आप कह रहे थे सबके लिए सेम है, तो ऑप्शंस एंड ट्रेड्स, ऑप्शंस हो गए या स्टॉक्स हो गए, ये सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस सबके लिए सेम रहेंगे? हाँ, ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में तो पहले आपको एक शेयर ढूंढना है ना, आपको रिलायंस पे ट्रेड करना है। अब आपको रिलायंस कैश मार्केट में खरीदो या रिलायंस ऑप्शन में जिसकी उसकी प्राइस खरीदो, बात तो सेम ही है। वहां पे तो खाली पेमेंट का डिफरेंस है सिर्फ। हाँ समझ गया मैम। मैम जैसे मान लीजिए मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता हूँ, बट मैं इन पे नहीं करता। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने नया सीखा, तो मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में करता हूँ, जिसमें निफ्टी 50 एंड बैंक 50 पे बैंक निफ्टी पे। ओके, तो उसमें ये चीज है, मुझे तो ना ये दो चार्ट चीजें। तो देखना पड़ेगा आपको। अब आप कहो कि निफ्टी अभी कितने पे बंद हुई है? 14,617। कल मैं भैया कॉल खरीदूं या इसकी पुट खरीदूं मार्केट में, तो ये ऐसी सी कैंडल बंद हुई है, जब तक ये इसके ऊपर नहीं क्लोज होती, 700 के ऊपर नहीं आती, तब तक मैं नहीं लूंगा, तब 900 का टारगेट आएगा। पुट को कब खरीदूंगा? जब कोई एक रेड कैंडल मार्केट हाफ पे नीचे आनी स्टार्ट हो गई, 14,450 क्रॉस करेगा, तो मैं पुट बाय कर लूंगा, यहाँ का टारगेट। तो वो तो आप बेसिकली एटीएम के आसपास वाली कॉल एंड पुट में काम करते हो, आईटीएम के अंदर, या एक नीचे ओटीएम वाले।
आप ये नहीं है 14,600 चल रहा है कि मैं कॉल खरीद लेता हूँ मार्केट में 14,900 वाली प्रीमियम कमा रहा हूँ। नहीं, अलग तरीके से काम होता है। प्रीमियम कम नहीं सोचते कि प्रीमियम कम है मैं खरीद लूँ। भाई प्रॉफिट कब होगा? जब आपकी मार्केट आपके उस रेट के 900 के ऊपर जाएगी तब आपको प्रॉफिट होगा। ये अभी- कैंडल एंड चार्ट पैटर्न में तब भी काम करते हैं, मतलब ये पूछना चाहता था, ये आप स्टॉक्स के रिलेटेड बोल रहे हैं, स्टॉक्स के रिलेटेड मैं समझ रहा हूँ कि स्टॉक्स में अगर मान लीजिए ये प्लस साइन चल रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये आ गया तो ऊपर वाली साइड जा रहा होगा, अगर हमारा एक तो कैंडल आ गया आपका ऑप्शंस में क्या होता है? ऑप्शंस में प्रीमियम ही तो भागते हैं। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन में प्रीमियम ही भागता है ना, ऑप्शन में कुछ और तो नहीं है। ऑप्शन के चार्ट देखोगे तो इतनी क्लियरली नहीं नजर आएंगे। आई हैव सीन द पेड सॉफ्टवेयर आल्सो, आई वाज वर्किंग ऑन फाल्कन, आई वाज वर्किंग ऑन आयरिस। ऑप्शंस के चार्ट कोई इतने ऐसे से ही बनेंगे आपके सामने, लेकिन उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पढ़ने का फायदा क्या है भैया? निफ्टी चल रही है इतनी, प्रीमियम चल रहा है इतना। अब आपको ये भी पता है अगर 14,600 की अगर कॉल अभी 50 रुपए चल रही है, अगर 700 रुपए हो गई तो उसका क्या रेट हो जाएगा प्रीमियम में? हमें टेक्निकल खाली चार्ट को देखना है कि मैं निफ्टी खरीद लूं, हाँ जी निफ्टी के आसपास वाली जो भी एटीएम है उसको खरीद ले, एकदम से ऊपर जाएगा 25-30 रुपए मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा उसकी। ऑप्शंस के अंदर काम करना इज ओनली प्रीमियम का राइज, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड हाउ डज द प्रीमियम राइज, ये आपको पता होना चाहिए। प्रीमियम राइजेस फॉर द कॉल व्हेन द शेयर प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम द स्टॉक फ्रॉम द बेसिक द स्ट्राइक प्राइस। आपने 14,600 की कॉल ले रखी है, 14,700 होगी तभी आपका प्रीमियम भागेगा ना। 14,500 जाएगा तो प्रीमियम तो आपका नीचे आ जाएगा मार्केट। वो खाली ट्रेड करने का तरीका है ऑप्शन। ऑप्शन के चार्ट नहीं देखने, तो ऑप्शन के चार्ट में क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको। आई हैव सीन दोस चार्ट्स आल्सो। ऑप्शंस में काम करना है बस, और कुछ नहीं करना। प्रीमियम ऊपर जाएगा, करंट एटीएम की कॉल खरीद लो, ऊपर जाएगा जी बेच देंगे उसको कहने को। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन, सिंपल। प्रीमियम का राइज इज कॉल्ड ऑप्शन, प्रीमियम का फॉल इज कॉल्ड ऑप्शन। पुट खरीद ली जी मैंने, पुट खरीद ली, मार्केट में रेट नीचे जा रहा है, पुट का प्रीमियम ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। वो आपको ऑप्शन सिखाया जाएगा, अगर आपको आता भी होगा ऑप्शन से करना, तो उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, सभी का ही सेम है। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए टेक्निकल अगर आता है तो आप ऑप्शन में तो खाली सौदा मारने के लिए जा रहे हो, बस ये समझना। ऑप्शंस में खाली सौदा मारने के लिए जा रहे हो आप। तो टेक्निकल आता है वो कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी में भी कर सकते हो। गोल्ड खरीद लेता हूँ, गोल्ड मिनी ले लेता हूँ, गोल्ड गुनिया ले लेता हूँ, मैं छोटा ले लेता हूँ और ज्यादा, गोल्ड पेटल ले लेता हूँ और छोटे वाला ले लेता हूँ। तो गोल्ड अगर भागेगा तो गोल्ड पेटल भी तो भागेगा, तो उसके लिए गोल्ड पेटल क्या, गोल्ड का ही चार्ट देख लो, वो भी भागेगा जी मार्केट में। नहीं, बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि निफ्टी 50 जब निफ्टी में जाता है ना, तो उसमें क्या चीज है, हम एक पर्टिकुलर स्टॉक नहीं, फिर वो निफ्टी 50 में 50 पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर क्या कहते कि हाँ उनके ऊपर जाएगा। और जब मैं बैंक निफ्टी वगैरह में बोलूंगा तो क्या होगा कि मतलब ये चीज है कि ये आपने पर्टिकुलर एक एक स्टॉक के बारे में बता रहे थे ना, जिसमें चार्ट पैटर्न एंड ऑल ये सारी चीजें थी। वहां पे ये चीज हो सकती है कि एक अगर चार्ट पैटर्न मान लीजिए वहां पे अगर 3-4 मतलब मान लीजिए कि ट्रेड्स ऊपर भी जा रहे हैं, 3-4 स्टॉक्स ऊपर भी जा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि दूसरे स्टॉक्स नीचे भी जा रहे हैं, जो उसकी पुट ऑप्शंस को मतलब जो उसकी पुट ऑप्शन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे। तो वो चीज था, मतलब हमें पता आइडिया कहाँ से लगेगा, यहाँ से आइडिया लग जाएगा। अब पता है मंडे को इतना गंदा फॉल आया, कोई कह सकता था मार्केट नीचे नहीं जाएगी ऊपर निकल जाएगी अगले दिन। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आई ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी, किसी को देखता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर का भी चार्ट लग जाएगा, बैंक निफ्टी फ्यूचर का भी चार्ट लग जाएगा यहाँ पे। ये तो निफ्टी बैंक लगाया मैंने, यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर का भी चार्ट लग जाएगा। बैंक निफ्टी के फ्यूचर के ऊपर जाने में उसके ऑप्शन में भी काम आएगा। हमें इसके शेयर नहीं देखने, निफ्टी बैंक में सौदा मारने के लिए हमें HDFC बैंक, ICICI बैंक नहीं देखना, हमें निफ्टी बैंक का चार्ट देखना है उसके लिए। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग। बोलो। सपोज कीजिए हम अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, सपोज कीजिए हम निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। अब वो जो स्ट्राइक प्राइस है, मुझे स्ट्राइक प्राइस में क्या है, मुझे एक सेटअप क्रिएट करना है जिससे कि मैं 21, 50 एंड 200 EMA यूज करूंगा, ठीक है मैम, क्रॉसओवर यूज करूंगा, ओके, हेलो, एंड VWAP यूज करूंगा। ओके, तो मैम उसमें उस सेटअप पे कुछ आप मुझे बता सकते हो? सपोज करो कि अगर मुझे इस टाइप का सेटअप कुछ बनाना है, सपोज अगर मुझे स्ट्रैटेजी, उसके लिए आपको ये स्ट्रैटेजी बनाना है, किसी इक्विटी में ही, अगर मुझे किसी इक्विटी के पर्टिकुलर शेयर में, जैसे रिलायंस पे अभी फार्मा चले हैं, जैसे फार्मा में किसी पे लगाना हो, तो हम इसको कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं? यानी 21, 50, 200 और अपना VWAP
क्रॉसओवर, हाँ, ये 2-3 उसके चीजों लिए का कॉम्बिनेशन बस करके। सिंपल चीजें हैं सर। यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा लो, नीचे आप वीवैप Yes. लगा लो, शेयर हाँ, का इसको हम कैसे रीड कैसे करेंगे मैम? रीड होता है ना, जैसे कि वो इसने अपने आपको बेसिक से सिखाया जाएगा, डोंट वरी। मूविंग एवरेज जैसे अब ये है, बैंक निफ्टी है, मूविंग एवरेज के नीचे और बियरिश क्रॉसओवर है, आरएसआई को रीड, अब जैसे बाय चांस आरएसआई लगी हुई है सामने, आरएसआई 30 के लेवल्स के ऊपर के 50 क्रॉस होगा तो बाय करेंगे, एंड मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कैंडल बंद होगी तो बाय करोगे। तो इनको रीड करने का अलग अलग इंडिकेटर को अलग अलग तरीका है जी। शेयर मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है लेकिन आरएसआई की ऊपर आ रहा है, तो हम अभी थोड़ा सा दूसरा इंडिकेटर लगाएंगे या इसको भी छोड़ देंगे बाय करने के लिए। अच्छा मैम, अगर इसमें हम अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज करें तो उससे बहुत ही फर्दर बढ़िया कंफर्मेशन के लिए रहेगा। ठीक, बहुत ही बढ़िया। अब बैंक निफ्टी क्या कर रहा था इतने टाइम से, लोअर हाई लोअर लो लगा रहा था इतने टाइम से, हिम्मत नहीं थी बाइंग करने की भी कहीं पर भी। यू नो, लोअर हाई लोअर लो इज द मेजर Yes. थिंग टू स्टडी इन स्टॉक मार्केट, मेजर से भी मेजर। जिसको ये पढ़ना आ जाए ना मार्केट में, वो कहीं भी ट्रेड मार सकता है। मैं ट्रेड कहाँ मारूंगी अब इसके अंदर? जब शेयर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और अपना प्रीवियस लो नहीं काटेगा, लेकिन प्रीवियस हाई को जब क्रॉस कर देगा तो मैं स्टॉक मार्केट में बाय करूंगी, और इसमें पैटर्न भी बन जाएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन जाएगा। लेकिन निफ्टी के अंदर ये पैटर्न फिर भी बना, देखो निफ्टी के अंदर ये पैटर्न फिर भी बना, लेकिन 14,900 वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल टू कंसीडर बेसिकली। 14,900 बहुत स्ट्रॉन्ग था, फंसा दिया इसने इस दिन यहाँ पर कि भैया प्रीवियस हाई को, ये प्रीवियस हाई था इसका, ये वाला फंसा दिया था इसने प्रीवियस हाई क्रॉस करके, लेकिन टाइटा फिश हो गई इसकी कि उसी दिन ये फॉल कर गया मार्केट। यानी कि यू नीड अ क्लोजिंग अबव द रेजिस्टेंस लाइन बेसिकली व्हिच द स्टॉक डिडंट गिव यू। तो यानी कि वो कहीं ना कहीं फॉल ही करेगा मार्केट में, अभी साइडवेज होके हम ट्रेड नहीं मार रहे। लेकिन ट्रेड कब मारेंगे? जब ये दोबारा से अपना प्रीवियस लो ब्रेक करेगा तो सेलिंग प्रेशर बनेगा। लेकिन इतना चला के कि कहीं ना कहीं वो दोबारा से उसी लेवल के ऊपर आके खड़ा हो गया। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कहीं ना कहीं माना जा रहा है एक्यूमुलेशन में। वहीं पर ही आके गिरा मंडे को, जब बहुत तगड़ा कॉल आया, जब बॉम्बे के लॉकडाउन की वजह से आया, और वहीं से कहीं ना कहीं वो इंक्रीजिंग लेवल है। तो हम कह देंगे कि निफ्टी जो है अभी अपनी रेंज के अंदर है, ट्रेड मारना है। ये एक तो एक कैंडल है, ये इसे कहते हैं बुलिश अनामी कैंडल, ये बनी, हमें था इसके ऊपर क्लोजिंग आई नहीं थी अभी तक, ये फिर नीचे आ गया, यानी कि शेयर अभी भी आपको कहीं ना कहीं साइडवेज मूव कर रही है। लेकिन निफ्टी बैंक को अगर देखो, बहुत टाइम से लोअर हाई लोअर लो लगा रही है, तो एक छोटी सी शॉर्ट रिकवरी तो बनती है उसके अंदर, एक छोटी सी शॉर्ट रिकवरी बनती है जिसमें उसने लोगों को हिला दिया, और मंडे को लोग हिल गए और शॉर्ट पोजीशन बना के बैठ गए। अरे भाई, शेयर का इंडिकेटर जो है ना बहुत ज्यादा नीचे, ये मंडे का कैंडल है, ये it was 30 के around RSI. When the RSI around 30, you shouldn't be selling the stock. You should wait for some kind of a reversal in a stock. तो वो change differentiation is important. भाई इतने पे बेच रहे हो, कहाँ नीचे जाएगा? ये करो, कोई इंट्राडे करो, बस डिलीवरी के लिए मत करो, आज लेके कल बेच दूंगा, नहीं वो फंस जाओगे फिर। क्योंकि एक बाउंस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत नीचे गिर रही है बहुत टाइम। लोग इसी में फंस गए, पता है, मार्केट के अंदर इसी के अंदर फंसते हैं लोग, और उसी फंसने वाली चीज को ही हमें हटाना। अब ये नहीं है इसका मतलब कि बैंक निफ्टी की मंडे से ऊपर चल जाएगी, ये कोई कंफर्मेशन, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर जरूर जाती अगर मार्केट फ्राइडे के क्लोज के अंदर अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज करके जाता तो। लेकिन ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पे क्लोज करके गई और रेड कैंडल। अभी कोई ट्रेड का कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी हम वेट करेंगे। जो ये ग्रीन कैंडल जो बनाई है, अगर एटलीस्ट इसके हाफ पे नीचे गिर गई तो 100% सेलिंग प्रेशर मिलेगा, अदरवाइज ये यहाँ पे रुकने के बाद दोबारा भी ऊपर निकल सकती है। तो इट इज अभी वेट एंड वॉच का कंफर्मेशन। तो निफ्टी बैंक में फ्यूचर ऑप्शन में सौदा मारोगे तो निफ्टी बैंक का चार्ट देखोगे, ना कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई। निफ्टी में सौदा मारोगे तो निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे, ना कि रिलायंस का या बाकी किसी और सेक्टर का चार्ट भी देखना है। ये चीज है बेसिकली। अच्छा, तो मैम टेक्निकल एनालिसिस में हम फिर वॉल्यूम से भी काम करेंगे कि एक ऐसा तो कुछ लोग वॉल्यूम से भी काम करते हैं। आएगा उसके लिए एक इंडिकेटर सिखाया जाएगा आपको, ऑन बैलेंस ट्रेड वॉल्यूम। वो क्या होता है? मैम बहुत एक छोटा क्वेश्चन है, मैं पहले से सोच रहा था, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है। हम कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस में भी जैसे ट्रेड किया तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 330 को मार्केट बंद हो जाती है, और ये चीज है कि वो ना ऑलरेडी पुट में है। जैसे मान लीजिए 14,500 पे निफ्टी बंद होती है, तो नेक्स्ट डे सपोज कीजिए जैसे ही मार्केट अप होती है वो 14,000
900 के आसपास कैसे खुल जाती है, बिकॉज मतलब जस्ट मैं यही देखना चाहता था कि क्या उसके बीच में भी 330 या जब मार्केट बंद रही या 920 के आसपास में भी बीच में भी क्या बाइंग हुई है स्टॉक्स की? गैप एनालिसिस, कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई तो एकदम से स्टॉक आपका ऊपर की तरफ खुल गया। 14,500 पे बंद होकर सीधा इतना बड़ा रिकवरी देखने को मिल सकती है। 400 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर खुल सकती है। इसके लिए देखने के लिए पता है क्या हमारे पास SGX निफ्टी, हमारे पास एक आइडिया है SGX निफ्टी का। SGX निफ्टी क्या होती है? सिंगापुर एक्सचेंज निफ्टी। ये क्या होती है? ये मार्केट में 6:30 बजे खुलती है। मनी कंट्रोल के एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगी। अगर 6:30 बजे के आसपास ऊपर है, सिंगापुर एक्सचेंज में हमारी निफ्टी लिस्टेड है। अगर 400 पॉइंट ऊपर है तो समझो हमारी निफ्टी भी 350 पॉइंट से ऊपर ही खुलेगी। ये एक तरीका होता है देखने का, और रात में कोई सौदा नहीं हो रहा मार्केट में। मैम क्या ये गैप अप ओपनिंग जो होती है ये आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग की वजह से हो सकती है क्या? आफ्टर मार्केट कोई ट्रेडिंग नहीं होती मार्केट में। मार्केट 3:30 खत्म मतलब खत्म, उसके बाद तो न्यूज के बेसिस पे ऊपर है नीचे खुलेगी। नहीं मैम, वो ब्रोकर्स लोग तो करते हैं ना मैम। क्या करते हैं ब्रोकर लोग? जैसे कि ये आम आदमी के लिए मतलब वो नहीं है, लेकिन जो ब्रोकर्स लोग होते हैं उनका ट्रेडिंग वगैरह चलता होगा ना? नहीं, किसने कह दिया आपको? जब शेयर मार्केट ही 3:30 बंद हो गई तो कौन सी किसके लिए खुली है? नहीं 3:30 मार्केट क्लोज मतलब क्लोज। हाँ, जो भी अगला जो सेशन होता है वो खाली होता है पोस्ट क्लोजिंग सेशन, जिसने सौदा अपना नहीं बेचा वो बेच ले बस। वो भी टाइम होता है 3:40 से लेके 4 PM तक का टाइम होता है बस। वो मैम हाँ, सपोज मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे 3:30 बजे बंद हो गया, हाँ, उसके बाद भी जिसे मैं शेयर मार्केट में खरीदना चाहता हूँ, इंट्राडे नहीं लेना चाहता हूँ, बट मे बी मैं मतलब कि ले करके कुछ दिन होल्ड करना चाहता हूँ या समथिंग लाइक दैट। 3:40 से लेके 4 बजे तक मार्केट खुलती है, लेकिन उसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। ज्यादातर लोग 3:30 बजे उठ के घर चले जाते हैं। कभी उसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो सकता है ज्यादा। कितनी मूवमेंट नहीं आ जाएगी कि 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट ऊपर खुलेगी। नहीं, वो खाली एक कवरिंग टाइम पीरियड होता है। आपको बाय करना है, बाय करने का सौदा डाल सकते हो उस टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है आपको सौदा मिल जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया उस टाइम पे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। जब मार्केट खुली होती है 9:15 से 3:30, तब ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और जब ना खुला हो तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ओके, तो ये गैप अप ओपनिंग का क्या वजह? सपोज कीजिए आज क्लोजिंग कोई नहीं, अब मंडे को मार्केट नीचे खुल गई आपकी 250-300 पॉइंट क्यों खुली? कोरोना वायरस की न्यूज, बॉम्बे में लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे भी हिल गया कि भैया फिर से लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर सारी फैक्ट्रीज वगैरह फिर से सब शटडाउन हो जाएगा। तो नेगेटिविटी, न्यूज वगैरह, फंडामेंटल फैक्टर्स जो कि कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं हमारी मार्केट को। साइकोलॉजी है मार्केट की, लोग कहीं ना कहीं सौदे सेल के मारने शुरू कर देते हैं डरने की वजह से, तो मार्केट कहीं ना कहीं फॉल्स कर जाती है। सिर्फ एक यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। पॉजिटिविटी, अब जैसे कि आया था जब लास्ट टाइम जब लॉकडाउन था तब गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का कोई पैकेज दिया था, याद होगा आप लोगों को, जब कोरोना वायरस के टाइम पे हुआ था, तब मार्केट गैप अप ओपन खुल गई थी एकदम से। कोई पॉजिटिव न्यूज है, नेगेटिव न्यूज की वजह से मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलती है। ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न में हमने ग्रीन और रेड जो बॉक्स प्लॉट हम लोगों ने देखा है, हाँ। तो अगर मैं डेली एनालिसिस करूँ, सपोज करूँ इंट्राडे के लिए, तो ये इंट्राडे के लिए तो ये ग्राफ एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज एक लो भैया इंट्राडे के लिए भी यूज कर लो, दैट्स कॉल्ड एन इंट्राडे चार्ट, दैट्स फॉर द टाइमिंग मैटर। 5 मिनट्स खोल लो, आप 15 मिनट्स खोल लो उसके अंदर, तो आप उसके लिए इंट्राडे, लेकिन चीज तो सेम ही है ना। कैंडल देखना, ट्रेंड देखना, पैटर्न देखना, इंडिकेटर देखना, वो चीजें सेम है उसके अंदर। 5 मिनट्स के लिए फिर ओपन और क्लोज किसे पता चलेगा? रेड और ग्रीन को देखना होगा तो उसमें भी तो कैंडल बन रही है, वो 5-5 मिनट के गैप पे कैंडल बनेगी आपकी। ये जो डेली की जो एक कैंडल बनती है ना आपकी, वो किस तरीके से बन रही है वो शुरुआत दिखा देता है, सुबह से लेके शाम तक। तो वो एक एक कैंडल को कहीं ना कहीं आप रीड आउट करोगे। अब जैसे कि डेली चार्ट पे एक कैंडल है, अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। अब जैसे कि ये कैंडल है, नीचे टाइम देख रहे हो क्या आ रहा है? 9:15 बजे 16 की कैंडल है, ये पहली वाली, ये देख रहे हो फर्स्ट कैंडल, नीचे टाइम देख रहे हो? 9:15 आ रहा है नीचे। तो ये 9:15 से लेकर 3:30 तक की पूरी मूवमेंट आपको, जो एक कैंडल बनी है ना डेली की, वो 5-5 मिनट के तोड़ के आपको बता रहा है कि इस तरीके से मूवमेंट रही है मार्केट में, तो जाके रेड और ग्रीन बनी वो आपको बता रहा है वहां पे। तो इंट्राडे में कैसे ट्रेडिंग होती है वो अलग तरीका है, काम वही है, कैंडल जो सीख लेगा, पैटर्न जो सीख लेगा वही काम कर सकता है खाली। तो वो एक कैंडल को तोड़ के बताया हुआ है, वहां पे एक कैंडल बताई हुई है।
ओके मैम, जैसे डेली बेसिस पे अगर मैं इंट्राडे का ओपन और क्लोज प्राइस देखता हूँ, तो चलिए ओपन और क्लोज तो हुआ कि बंदा सुबह में सपोज के 700 पे ट्रेड कर रहा था, ओपन हुआ, मैं 700 का कोई खरीदे, और जो जब ये क्लोज 330 को होगा तो मे बी 705 हो जाए या 695 हो जाए। हाँ Yeah, that is one issue. But Yes. second thing is मैम कि जो हाई और लो होता है, सपोज करिए 700 पे अगर ओपन होता है लेकिन लो हो गया सपोज कीजिए कि 500 मे बी केस, और हाई उसी दिन हो गया 900, तो उसको कैसे कैचअप करना है? वॉलेटिलिटी कहाँ से उठा के ले आए? मैं एक एग्जांपल बता रहा ये हूँ, डेली नहीं होता मार्केट के अंदर, ये बाय चांस एक दिन हो सकती है ट्रेडिंग ऐसी मार्केट में। लेट मी टेल यू, ये डेली ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। बाय चांस किसी दिन एक दिन शेयर के अंदर इतना वॉलेटिलिटी आया होगा, कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई होगी, डिफॉल्ट हो गई कंपनी, डिफॉल्ट के बाद आ गया कि नेगेटिव न्यूज हो गई कंपनी के अंदर, तो इस दिन से एक ही दिन दिखेगी आपको ऐसी हो रही। डेली नहीं देखने को मिलता ऐसा हर शेयर के अंदर। नहीं कभी मैम, कभार, बाकी मैंने वो बहुत ज्यादा किस्मत है। वॉलेटिलिटी बता दिया वैसे, मतलब बहुत ज्यादा 5-10 बता का दिया। तो गैप हो, 5-10 का तो हो ही जाता है डेली। वो तो कॉमन है यार, वो तो मार्केट को देख के ही होता है। निफ्टी 50 के अंदर अगर गैप डाउन हो गया तो निफ्टी 50 के शेयरों में भी थोड़ा थोड़ा आएगा इफेक्ट। कौन से इंडेक्स के अंदर फर्क पड़ा है, जैसे निफ्टी 200 शेयर में आता है, निफ्टी 200 का इंडेक्स का नीचे खुला तो उसके बाकी शेयर में भी इफेक्ट आएगा वो देखने को। वो चीजें आप सीखोगे धीरे धीरे मार्केट के अंदर, होता है ऐसा भी। मैम एक क्वेश्चन है, मैम एक क्वेश्चन है मैम, इसमें एंट्री जो है वो किस टाइम पे ली जाए, सौदा किस टाइम पे डाला जाए, और सौदा डालने से पहले कितने चार्ट देखने चाहिए एज ऑब्वियसली यस, चार्ट देखने चाहिए। मैम कितने चार्ट, मतलब काफी सारे, जैसे आपने डिस्कस किया आरएसआई पे, डिस्कस किया आपने, कैंडल्स भी किया आपने, ट्रेंड्स भी किया, आप पता है पहले वो सारी सारे चीजें चार्ट- सीखोगे, पहले सारी चीजें सीखोगे, फिर जो आपको पसंद होंगी आप वो 4-5 लगा के देखोगे खाली। पहले तो मतलब सारे 3-4 लगाने पड़ते हैं, मतलब 3-4 लगाने पड़ते हैं सौदा डालने से पहले, आपका कहने का मतलब। तो फिर सौदा की कंफर्मेशन कैसे लोगे? कंफर्मेशन पे तो ट्रेड होगा ना मार्केट में, ऐसे ट्रेड नहीं मोस्ट होगा। रिलायबल, अगर आप इसमें से कहा जाए कि मतलब मोस्ट रिलायबल पैटर्न क्या रहेगा, मतलब सिर्फ वो आप कैंडल चार्ट? सीखोगे, वो आप सीखोगे। वो मैं स्ट्रैटेजी कैसे लीक कर दूं अभी कि यही है कि बेस्ट अच्छा। यहाँ पर ट्रेड करने का, तो मैम सीखोगे चलो आप। ठीक है, वो तो आप Okay, सीखोगे ना okay, डेयर okay. मार्केट के अंदर। वो मैं अभी नहीं लीक कर सकती ना आपके वहाँ, यही बेस्ट है कि आप यही लगा के देखते रहना अपने मार्केट में, वो आप Okay. सीखोगे। मतलब वो आप सिखाओगे। हाँ, वो आप चीज सीखोगे जी आप। मैम, मैम एक मैम चीज दूसरी चीज ये पूछनी थी आपसे मैम, कैंडल स्टिक जो चार्ट होते हैं, जैसे आपने दिखाया इसमें रेड भी है, इसमें वो चीज समझ आई, लेकिन इसमें जो मतलब ये समझ नहीं आ पा रहा कि मतलब ये कैंडल्स काफी चीजें सिग्निफाई कर रही है, मतलब ये तो समझ आ गया, ये बुलिश है, ये अभी बेरिश है, ये चीज समझ आती है। अभी एक चीज नहीं सीखी अभी, ट्रेंड नहीं सीखा अभी। ट्रेंड क्या होता है मार्केट का? अब जैसे आपने 25 बताई, इसके अंदर मतलब 25 वेरिएंट होते हैं, कैंडल्स, हाँ कैंडल्स होती है, मतलब उस चीज को कंसिडर करना बिफोर बाइंग अ स्टॉक। हाँ। तो वो सारी चीजें मैम, बिकॉज इफ वी सी दिस चार्ट, हमारे लिए तो सिर्फ रेड और ये है एज अ लेमन। अरे ये बुलिश है। आप भी टेंशन क्यों ले रहे हो? आप सीखोगे ना, आप भी टेंशन मत लो कि मैं कैसे पढ़ पाऊंगा इसको। पहले सीखोगे तो पढ़ोगे ना। मैं वही कह रहा था, हाँ बेसिक से स्टार्ट वही करेंगे ना यहाँ पर। ये तो एक डेमो था बताने के लिए कि क्या क्या चीजें Okay, कवर होंगी, तो स्टार्ट तो बिल्कुल Okay. बेसिक से ही होगा ना। डोंट वरी। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, Last जैसे जो टेक्निकल एनालिसिस इज मतलब हाउ मच इट इज कंपेरेबल टू द फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब मैंने काफी सारे स्टॉक्स खरीदे तो उसमें ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रॉब्लम हो जाती है कंपनी के अंदर, वो सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। तो हाउ उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाए? टेक्निकल, कोई खबर आने वाली होगी मार्केट में, टेक्निकल पहले ही आपको बता देगा। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आने वाली होगी ना शेयर के अंदर, वो ऐसे चलने लग जाएगा, उसमें मूवमेंट नहीं आएगी। एकदम से कोई नेगेटिव न्यूज आई, शेयर ने अपना सपोर्ट टूटा, वहीं पर निकल जाओगे आप। इतने फॉल में नहीं जाओगे, सपोर्ट टूटते ही आप निकल जाओगे। टेक्निकल भी है उसका तरीका। थैंक यू और मैम, कोई ये कुछ बोलो? मैम कैपेम मॉडल भी बताएंगे मैम, ये कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, जो अगर पोर्टफोलियो मैनेज करना हुआ तो हाँ, समथिंग उसके तो लिए अलग लेवल है। ये यहाँ पर सीएपीएम के बारे में बात नहीं हुआ, वो एक अलग लेवल पे आप सीखोगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह। ये एक बिल्कुल बेसिक टाइम है, वो भी चीजें आप सीखोगे यहाँ पर। वो पीएमएस के अंदर आप सीखोगे उस चीज को, वो भी आप सीखोगे। यहाँ पे जो है बिल्कुल बेसिक से है कि क्या क्या चीजें अंदर कवरिंग होंगी। बिल्कुल आपको सीएपीएम मॉडल भी सिखाया जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल वो भी सिखाया जाएगा, बट वो थोड़ा और डिटेल्स के अंदर है, वो अलग ही टॉपिक है यहाँ से हटके, वो अलग मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ
जैसे कि हम ये चार्ट पैटर्न हो गया, कैंडल स्टिक्स हो गए, हम इसको रीड आउट करते हैं ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स। ठीक है मैम, हमने यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल हो गया, इसका रेसिस्टेंस हो गया, हमने सारे अपने सेटअप के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा अप्लाई कर दिया। ठीक है, बट मैंने फिर भी देखा है कि कुछ लोग लॉस करते हैं। ठीक है, लॉस हो जाता है। तो मैम जैसे सपोज अगर हम टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं, ऑन दैट केस इज दैट पॉसिबल दैट कैन वी लर्न दैट कि जो एक एंट्री पॉइंट एंड दैट द एग्जिट पॉइंट, कि हमारा एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट, देखिए लो एंड हाई वी कांट प्रिडिक्ट, इवन हम कुछ भी कर ले, हम किसी चीज का लो एंड हाई कभी भी, बट हम एक सर्टन लेवल जहां पर हम एंट्री करें एंड दैट एक सर्टन लेवल जहां पर हम एक प्रॉफिट बुक करके उसमें से निकल जाए। इज दैट पॉसिबल दैट कि ये टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम इस चीज को एक शार्पनेस अपने अंदर एक चीज ले जिससे कि हम बिल्कुल 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 मिलेगी वो आपको चीज। टाइम दो, सीखने पर हर चीज सीखने यहाँ पर। You have to give time. Time to learn from the basic and the scratch will make you move to that level where you want to be. And ma'am, one more thing, ma'am. What is algo trading? Like we are using algo something, or we just working on the charts and candlesticks? We are working here only on charts. Algo is something different. Price differences जो खाते हैं मार्केट के अंदर, that's a different thing. वो आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में डाल दो और वो अपने आप आपके लिए सौदे मारता रहता है। That's a different thing. यहाँ पर आप एनालिसिस पर्सनल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हो, वो एक अलग है। So we are also doing a algo trading? No, we are doing for the investment purpose. और इन्वेस्टमेंट हम कैसे करेंगे इसके अंदर? Okay ma'am, okay, thank you. Okay guys, एक स्टूडेंट एक रुक जाए जिनको कुछ पूछना था, है वो यहाँ पर? कुणाल से, क्या नाम था उनका? हाँ जी मैम। आप हो? मैम वो ऑप्शन से रिलेटेड था, वो कवर हो गया एक क्वेश्चन में। अच्छा, शायद अमन जी ने पूछ लिया था। अच्छा, तो उसी के रिगार्डिंग पूछना था। ओके, तो वो चीज मेरे ख्याल से शेयर क्लियर हो स्क्रीन गई का भी था ना, किसी को कुछ पूछना था? वो शेयर स्क्रीन का वो ठीक है, वाइबल है जो चीज मैं देखना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं उतना क्लैरिटी जो आप दिखाना चाह रहे थे कि बोलो सॉरी, क्या कि मुझे ट्रेंड लाइंस वगैरह के रिगार्डिंग जैसे हमने अपने इंडिकेटर्स लगाया RSI MACD वगैरह, और मैम अभी आप थोड़ा से बात कर रहे थे कि डाइवर्जेंस भी होती है, वो चेक करनी पड़ती है जैसे RSI और MACD। हाँ, वो भी होती है। हाँ, उस चीज के रिगार्डिंग में पूछना था, वो मोर और लेस कवर हो गया। बाकी जितना एग्जॉस्टिवली अगर पढ़ेंगे तो उसके बाद ही क्लियर होंगी चीजें। और शेयर स्क्रीन जैसे मैंने करी है वैसे आप भी कर सकते हो अपनी शेयर स्क्रीन। एग्जैक्टली मैम, वो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी उस चीज को लेके। राइट, तो मोर और लेस तो समझ ही गया, जो मेरे डाउट्स थे वो मोर और लेस क्लियर हो गए। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं, आप लोग बात करेंगे आगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you ma'am, thanks. बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon.